हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हम किस बुक से पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे मोहित भट्टाचार्य की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका चैप्टर 18 है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टार्ट करते हैं। डीप पढ़ेंगे, एकदम डबल रीडिंग से बचेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो इसमें लिखा गया है, जो इसका ऐसा माना जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझेंगे कि क्या है ये बुक। इसको बहुत इजी वे में हम डिकोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे एक घर का खर्चा बिना पैसों के नहीं चल सकता, वैसे ही एक देश की सरकार भी जो है बिना पक्के इनकम के सोर्स के काम नहीं कर सकती है। देखिए, हमें सभी को पता है घर का बजट चलाने के लिए इनकम चाहिए होती है, जैसे सैलरी, बिजनेस, ये सब। वैसे ही गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है ताकि वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, आर्मी एक्सेट्रा ये सब चला सके। मान लीजिए हमारे घर में अगर कोई इनकम ना आए तो बिजली बिल, राशन, स्कूल फीस हम कैसे भरेंगे? वैसे ही सरकार भी अपना काम करने के लिए पैसा जमा करती है। सरकार अपना पैसा कैसे जमा करती है? सरकार अपना पैसा जमा करती है जैसे टैक्स, इनकम टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, फीस जैसे पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस लेती है, और भी कई तरीक़ों से सरकार हमसे पैसे लेती हैं। हम जब बाइक खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, गवर्नमेंट की ये इनकम है। यही क्या हो गई? गवर्नमेंट की इनकम। जब हम थिएटर टिकट लेते हैं तो उसमें भी एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट की इनकम होती है। जो पैसा सरकार जमा करती है वो असली में पब्लिक का पैसा होता है, हम सबका पैसा होता है। सरकार अपना पैसा कमा नहीं रही है खुद, वो हमसे ही ले रही है और उसी से देश चलाती है। और इसी कारण ये सब एक साइलेंट क्या होता है? समझौता होता है, ताकि हम यानी कि पूरी सोसाइटी और सरकार को पैसा देते हैं हम सब, और इस उम्मीद में कि वो पैसा पब्लिक के काम में लाया जाएगा। जैसे सरकार क्या करेगी? हमारे लिए स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, रोड बनाएगी। तो ये सब कौन करेगी? सरकार। देखिए, जब हम टैक्स भरते हैं तो हमारा यह एक्सपेक्टेशंस होती है किससे? सरकार से, कि उस पैसे से हमारे शहर की सड़क ठीक करे वो, और हॉस्पिटल हमें दे, बिजली और पानी का सिस्टम बनाए। ये सब हम सरकार से क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है सरकार से। अब अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया भी तो एक डेवलपिंग कंट्री है। उसमें सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग काम करने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो सब कुछ कर सके। डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनीज़, इतने प्राइवेट सेक्टर्स इतने बड़े तरीके से काम नहीं करते हैं, और ना ही वो पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी? अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचती है। मान लीजिए अगर स्कूल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चलाए, जितने भी स्कूल्स होते हैं कौन चलाए? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चलाए, तो गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं सकेंगे। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती है, पब्लिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करती है। अब बात आती है सरकार को पैसा क्यों चाहिए होता है। तो देखिए, मेनली दो कामों के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। पहला आता है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब है कि कोई चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसको हमेशा कंटिन्यू चलाए रखना। जैसे हम कहते हैं ना, इस चीज़ का हमें मेंटेनेंस देना है, इसको चलाए रखना है ताकि ये सतत चलती रहे। फिर दूसरा आता है डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए। नए काम बनाना, जैसे नए स्कूल्स बनाना, नए हम कह सकते हैं फ्लाईओवर बनाना, नई स्कीम्स लेकर आना। तो ये सब नए कामों के लिए भी सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और इसीलिए सरकार को कई सोर्सेस पैसा जमा करना पड़ता है, अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करना पड़ता है पैसा। और इसी वजह से सरकार के काम का जो दायरा होता है, यानी कि जो स्कोप होता है, वो हर साल क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। बढ़ता मतलब ऊपर होता जाता है। पब्लिक स्फेयर जो, यानी कि जहाँ जहाँ सरकार का रोल है, पब्लिक स्फेयर का मतलब जहाँ जहाँ सरकार काम करती है, वो काफ़ी आजकल बड़ा हो गया है, बड़े तरीके से काम करता है। पहले सरकार सिर्फ क्या करती थी? लॉ और डिफेंस देखती थी, यानी कि जो लॉ के मैटर्स होंगे, जो डिफेंस के मैटर्स होंगे, उनको देखती थी। लेकिन आज क्या करती है सरकार? अब सरकार अलग अलग गैस की सब्सिडी भी देखेगी, राशन भी देखेगी, एजुकेशन देखेगी, मनरेगा देखेगी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब काम सरकार के दायरे के अंदर आ गए हैं। तो वहीं हम कह सकते हैं जो पब्लिक स्फेयर है ना, वो बढ़ता चला गया है। अब हम देखते हैं करंट ट्रेंड क्या चल रहा है।
तो देखिए आजकल का ट्रेंड ये है कि सरकार अपने बहुत से काम जो होती है वो किसको सौंप रही है, प्राइवेट सेक्टर को। क्यों? यानी कि पब्लिक स्फेयर जहाँ गवर्नमेंट काम करती है, हमने देखा पब्लिक स्फेयर यानी जहाँ गवर्नमेंट काम करती है, उसको छोटा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल किया जा रहा है। क्यों? देखिए पहले जो है बिजली, पानी, एजुकेशन ये सब गवर्नमेंट संभालती थी। अब इलेक्ट्रिसिटीज़ कंपनीज भी क्या हो गई हैं, प्राइवेट हो गई। हॉस्पिटल्स और स्कूल भी प्राइवेट हो रहे हैं। तो यही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो काम सरकार से लेके प्राइवेट हाथों में देना। और जितना ये ज़्यादा पॉसिबल होगा, मतलब जितना ये संभव होगा, सरकार के काम क्या होंगे, कम होते जाएंगे और जनता को सरकार के लिए उतना पैसा जैसे कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसको? जनता को, सरकार के लिए। देखिए अगर रेलवे प्राइवेटाइज्ड हो जाए, यानी कि जो रेलवे सेक्टर है वो प्राइवेटाइज्ड हो जाए, तो उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट पर नहीं पड़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट को सब कुछ संभालना पड़ता है। अगर रेलवे प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट को उसका जो काम है उसके लिए टैक्स नहीं लेना पड़ेगा हमसे। इसीलिए ये ज़रूरी है। इनफैक्ट क्या होगा कि सरकार का खर्च कम हो जाएगा, इसीलिए उसे जनता से बार बार नया रेवेन्यू इनकम इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। होता है ना कि नया अलग अलग लेकर आती है तो बर्डन नहीं आएगा, हम पर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। मान लीजिए अगर स्कूल्स जो है वो प्राइवेट हैंड्स में चले जाएं तो सरकार को टीचर्स की सैलरी, बिल्डिंग, मेंटेनेंस ये सब देखना नहीं पड़ेगा सरकार को। अब एक ये न्यू फिलॉसफी आती है, एक ऐसी सोच है जिसमें क्या कहा गया है, स्टेट को मिनिमलाइज कर दो, यानी कि स्टेट का जो रोल है वो कम कर दिया जाना चाहिए। स्टेट के रोल को बहुत ज़्यादा कम कर देना, यानी कि स्टेट को मिनिमलाइज कर देना, यही कहलाता है कि भाई स्टेट पे आप बर्डन कम दो। इसकी शुरुआत कब होती है? यूके के अंदर मार्गरेट थैचर और यूएसए के अंदर रोनाल्ड रीगन के टाइम पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसे थैचरिज्म और क्या कहा जाता है, रिग्नोमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे याद रखना है कि जहाँ पर मतलब राइट विंग की सोच क्या है कि जहाँ सरकार का काम कम होता है और प्राइवेट सेक्टर को काम ज़्यादा सौंपने की बात की जाती है, वो क्या कहलाता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट को मिनिमलाइज करने की। अब ये थर्ड वर्ल्ड क्या होता है? वो कंट्रीज़ जहाँ नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो अभी एकदम रिसेंटली कॉलोनियल पीरियड से आज़ाद हुए हैं, इम्पेरियलिज्म से आज़ाद हुए हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आती हैं। तो अब जो है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी गरीब देशों के लिए ये कह रही है कि सरकार के काम जो है ना उनको कम करो, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दो और गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की करो। इससे क्या होगा, जब कोई देश मान लीजिए लोन मांगता है, ठीक है, कोई देश क्या करता है, लोन यानी कि उधार मांगता है, तो वर्ल्ड बैंक कहता है उसे पहले अपनी सरकार के खर्चों को कम करो। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है उनसे, पहले अपने सरकार के जो ये खर्चे हो रहे हैं ना इनको कम करो, यानी प्राइवेटाइजेशन करो, तभी हम लोन देंगे। तो अब तो ये भी कहा जाने लगा है। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ सरकारी नौकरियों को और सरकारी नौकर को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या भी बढ़ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये बात सच है कि डेवलपिंग देशों में सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे सोशल और डेवलपमेंट काम अपने हाथ में ले लिए हैं। सरकार ही कर रही है, सोशल डेवलपमेंट का भी काम सरकार देख रही है, सामाजिक काम भी सरकार देख रही है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, सब कुछ तो सरकार के हाथ में है। इसीलिए जो ऑफिसर्स, क्लर्क्स, ये जो स्कीम है इन सबका क्या हो गया है, साइज़ बहुत बढ़ गया है। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज को देखकर अपना काम आसान कर सकती है। क्लीनिंग, कैंटीन, बस सर्विस, इनको प्राइवेट सेक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको दे दिया जाए, तो क्या होगा, सरकार का बोझ है ना और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि जो ये सब विकास के काम होते हैं ना, इनमें भाई सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है, कि ये एकदम श्योर है कि डेवलपमेंट के जो काम होंगे उसमें गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है वो बहुत ज़रूरी है, खासकर गरीबों को मदद देना, ज़रूरतमंदों को मदद करना, इन सब में। तो इसे हटाया तो नहीं जा सकता है।
मान लीजिए प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को मुफ्त में नहीं पढ़ाते, बिल्कुल नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल तो ये काम उनका हक है, वो तो करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए ज़रूरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल को तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो गरीब लोग होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। फिर कौन करेगा ये सब काम, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो कौन करेगा। इसीलिए रोल बैक थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रोल बैक थ्योरी। क्या होती है ये रोल बैक थ्योरी? रोल बैक थ्योरी का मतलब होता है सरकार, यानी सरकारी जो काम होता है, सरकार का काम क्या कर देना, कम कर देना। तो डेवलपिंग जो देश होते हैं, जो विकासशील देशों में पूरी तरह लागू करना सही नहीं होगा कि सरकार का काम एकदम हम खत्म कर दें, कम कर दें। ये कहाँ पे लागू नहीं होगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, टेकन विद अ वेरी वेरी ग्रेन ऑफ, हम देखते हैं ज़्यादा सीरियस, ये एक आइडियम है, जैसे कि क्या है, टेकन विद अ वेरी ग्रेन ऑफ सॉल्ट सो फार एज द डेवलपिंग कंट्रीज आर कनेक्टेड। यानी कि इसका मतलब है कि ज़्यादा सीरियस या पूरी तरीके से सच मानना इसको ज़रूरी नहीं है कि हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एकदम ही रोल बैक कर दें, सरकार के कामों को एकदम ही ख़त्म कर दें। तो बस ऐसे लेना है, टेकिंग एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेवलप्ड जो हमारे देश होते हैं, यानी कि जो डेवलप्ड देशों के लिए छोटी सरकार, यानी कम, मतलब हो सकता है छोटी सरकार काम कर सकती है, बड़े बड़े देश हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है सरकार की इतनी, लेकिन गरीब देशों में सरकार का रोल ज़रूरी हो जाता है, गरीबी मिटाने के लिए, डेवलपमेंट, विकास लाने के लिए ये ज़रूरी है। ये हमने जो ऊपर पढ़ा, इसका सार क्या है, मतलब कहते हैं ना, एक समराइज अगर हम करें तो इसका यही मतलब है कि तीसरी दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड के देशों की जो सरकार को एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, और वो भी 2 तरीकों से। इसमें तरीके भी बताए गए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजर को हम देखते हैं कि क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजर। इसका मतलब होता है जो पैसा समझदारी से खर्च करे। फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब क्या होता है, जो पैसा होता है वो समझदारी से खर्च किया जाए और इकोनॉमी को ग्रो भी किया जाए, बढ़ाया जाए। ये रोल सरकार को निभाना होगा। कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, मतलब इसमें ऐसा अपनाना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या हो सकता है? पहली बात कि सरकार को खर्च करने में समझदारी दिखानी होगी। उससे क्या होगा, समाज पर ज़्यादा टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए उसे, सरकार को, क्योंकि खुद सोसाइटी भी ग्रो कर रही है ना। इसीलिए अगर एक छोटी दुकान से सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स मांगेगी तो वो दुकान बंद हो सकती है। मतलब ज़्यादा टैक्स लेने से ग्रोथ, विकास रुक सकता है। इसीलिए खर्च जो है वो सोच समझ कर करो, और टैक्स की भी मतलब टैक्स भी कैसे लिया जाए, ज़रूरत के हिसाब से लिया जाना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या आती है? सेकंड चीज़ आती है कि जैसे कि सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो पूरे देश की इकोनॉमी को सही दिशा दे, यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है पूरे देश की, उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए सरकार। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी गाइडेंस मिलनी चाहिए। अगर सरकार रूल्स जितने भी हैं अपने खुद के वो क्लियर बनाएगी तो प्राइवेट कंपनीज कन्फ्यूज्ड कैसे रहेंगी, है ना। क्लियर बनाना पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं क्लियर बनाएगी तो प्राइवेट कंपनी जितनी भी वो सब कंफ्यूज रहेंगी। जैसे कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, किससे हम लॉ कहते हैं, मतलब लॉ के तमाम तहत काम करें, कैसे करें, ये सब कुछ उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। सरकार ये प्राइवेट कंपनीज होती है, इसीलिए अपनी सरकार को अपनी पॉलिसीज़ को एकदम क्लियर, वो कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहिए। पॉलिसीज़ का मतलब क्या हो गया? जहाँ प्लानिंग, रेगुलेशन और मोटिवेशन हो। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर अपने काम को ऐसे करे, अपने आप काम करेगा उस दिशा में जैसे लाइट हाउस सरकार की होती है। वैसे लाइट हाउस तो सरकार ही होगी, दिशा तो सरकार को ही देनी पड़ेगी काम अगर करवाना है तो। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार का पैसा चलाने का जो तरीका होता है उसकी बात करें तो हमें डेवलपिंग देशों की पूरी इकोनॉमिक हालत को ध्यान में रखकर ही डिस्कशन करना चाहिए। ज़रूरी है कि भाई क्या बात है, कैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैसे हालात हैं, ये सब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात सिर्फ बजट या पैसा कलेक्ट करने से नहीं होती कि बस पैसा आ रहा है, बजट की बात हो रही है तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। नहीं, ये यहीं तक सीमित नहीं है। वो डिपेंड किस पर करती है? देश की गरीबी पर, कि देश की गरीबी है कितनी है, लोगों की इनकम कैसी है, और प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेंथ पर, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस पर, पब्लिक चाहती क्या है देश से। तो इस पर, ये सब चीज़ों पर जो है
डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल। हम खर्च क्या करें, खर्च में समझदारी बरतें, पॉलिसी प्लानर बनाएं अच्छी तरीके से। अब कौन सा टॉपिक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मतलब होता है इसका। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सरकार जनता से पैसा इकट्ठा करती है ताकि रोज़मर्रा की जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं उनको पूरा किया जा सके, जैसे ऑफिस चलाना, कर्मचारियों की सैलरी देना जो होते हैं, पुलिस, कोर्ट्स, ये सब चल सके, स्मूथली काम कर सके। सरकार का ऑफिस, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट स्कूल, इन सब का रोज़ का खर्च ही क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस मतलब डेली रनिंग एक्सपेंसेस जो हमारे लग रहे हैं, खर्चे चल रहे हैं। और इन सब सेक्टर्स को सिर्फ चलाने का खर्च नहीं, सरकार को नए एसेट बनाना, एसेट मतलब पूंजी होती है, कोई हमारे पास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, एसेट, संपत्ति। तो सरकार को नए एसेट बनाना, संपत्ति बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। डैम, जैसे कहीं पे डैम क्रिएट करना है, स्टील प्लांट लगाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे लाइन बनानी है, कहीं बिजली का घर, ये सब बनाना है। तो इसे कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जहाँ विकास के ऊपर हमें खर्च करना है। जब सरकार कोई नया फ्लाईओवर बनाती है तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी फ्यूचर बेनिफिट के लिए खर्च किया जा रहा है, हमें उससे फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी, फ्यूचर में हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए, हमारी प्रगति के लिए, लंबे समय तक हमें बाद में उससे हमें यूज आएंगे वो सब चीज़ें। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले सरकार की कमाई जिससे होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू, और खर्च क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकी प्लानिंग करता है, कौन करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सरकार के हर काम के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, इसका भी काम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ये देखना कि सरकार, मतलब ये देखना कि जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो कानून के अनुसार हो रहा है, कानून की समझदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर एक योजना के लिए मान लीजिए हमें 1000 करोड़ या 100 करोड़, एक योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर हुआ है, हमें मिलेंगे, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेगा कि पैसा कितने, मतलब पैसा टाइम से मिले हमें, पहली बात तो सही तरीके से खर्च हो, यही नहीं कि 100 करोड़ बस ऐसे ही उड़ा दिए जा रहे हैं, टाइम से खर्च हो और सही तरीके से हो, ना कि उसमें भ्रष्टाचार हो, ये भी देखा जाएगा, वेस्ट ना करे लोग इसे, उन पैसों को। तो ये सब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को वो करता है, सुनिश्चित करता है। इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल, जो पार्लियामेंट होती है, असेंबली होती है, वही यह तय करता है कि कितना टैक्स लगेगा और कहाँ कितना पैसा खर्च होगा। यानी लोकसभा ही बजट को पास करती है, वही डिसाइड करती है कि डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ को कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करती है, हमारी लोकसभा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू सी, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना होता है कि जनता पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स का बोझ ना पड़े। अगर सस्ती चीज़ों पर भी हैवी टैक्स लग जाएगा तो गरीब लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, वो कहाँ से टैक्स देंगे। इसीलिए बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो पैसा संसद खर्च करने के लिए मंजूर करती है उसे इसी प्लान के अनुसार खर्च करना चाहिए, बिना वेस्ट किए, एफिशिएंट तरीके से उसे खर्च करना चाहिए, मितव्ययी ढंग से। हम कहते हैं ना, पार्लियामेंट ने कहा कि हम 500 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ को देंगे, 500 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए हैं, तो वो पैसा किसी और स्कीम में यूज़ नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और बिना करप्शन, बिना भ्रष्टाचार के वो जो काम है वो डिले भी नहीं होना चाहिए, तुरंत पूरा होना चाहिए। यही चीज़ हमें सिखाता है मैनेजमेंट, अच्छा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसीलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यह हर सरकारी काम में जैसे पैसा जुड़ा होता है, चाहे भर्ती हो, पुलिस लॉन्च हो या स्कीम चले, तो सब में ज़रूरी है। तो ज़्यादातर सरकारी कामों में पैसा जो होता है, पैसे सीधे संबंध किससे होता है, ज़्यादातर सरकारी कामों का पैसे से सीधा संबंध होता है। तो खर्च बढ़ाते हैं, या तो खर्च बढ़ाते हैं या सरकार की कमाई बढ़ाते हैं। अगर कोई नई योजना शुरू होती है तो पब्लिक एक्सचेकर, जो सरकारी खजाना होता है, पब्लिक एक्सचेकर के जिसे कहते हैं, सरकारी खजाना जो होता है उसका खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई टोल या रोड बनाए तो रेवेन्यू भी आ सकता है, भाई वहाँ से तो जनरेट हो रही है ना, इनकम आ रही है हमारे पास। तो वही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इस तरह से पॉलिसीज़ को मतलब डिज़ाइन किया जाए या फिर कुछ खास पॉलिसीज़ को प्रमोट करे,
जैसे कि सोलर पैनल या उस पर सब्सिडी दे दी जाती है लोगों को, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का बूस्ट हो रहा है ना इससे, तो इस तरीके से हम लोगों को। टैरिफ्स का मतलब देखिए क्या होता है, टैक्स। टैरिफ्स का मतलब अभी तो इन दिनों करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टैरिफ नाम हमने सुना, यूएसए ने इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दिया है ना। तो गवर्नमेंट टैरिफ्स यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कोई सामान जो है बाहर से आ रहा है उस पर गवर्नमेंट इम्पोर्ट मंगवाया जा रहा है, उन पर टैक्स लगाना। तो गवर्नमेंट जो टैरिफ्स होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऐसे बना सकती है कि इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिले। ऐसे टैरिफ लगाए कि हम जो है, फॉरेन कंपटीशन हो रहा है आज, तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन का वर्ल्ड है। तो अगर मान लीजिए चाइना से इंपोर्ट होने वाले मोबाइल पर हम ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ज़्यादा टैक्स लगे, तो इंडियन कंपनीज जैसे कि लावा मोबाइल कंपनीज, इंडियन कंपनी लावा या फिर माइक्रोमैक्स, ये सबको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा टैक्स लगा दो भाई इंपोर्ट पर, बाहर से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, वो चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इंडियन कंपनीज़ को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और टैक्सेशन को ऐसे बनाया जा सकता है कि रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जो अमीर हैं ऑलरेडी वो अमीर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स ले लो, और उस पैसे से गरीबों की मदद की जाए, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी लाई जाए। क्या लाई जाए, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है यहाँ पर। ओके, देखिए रिच लोगों से इनकम टैक्स लिया जाए और उसी से गरीबों को राशन दिया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, हाउसिंग दिया जाए, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है यहाँ पे। उसी वेल्थ को, उसी इनकम को वापस लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, ये है। देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ है ना सवाल जुड़े हुए हैं, अंदर के जो सवाल जिसे कहते हैं कि जैसे सरकार के पैसों को संभालने वाली मशीनरी कैसी होगी, ये एक सवाल है, कौन संभालेगा। फाइनेंशियल ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बीच संबंध, रिलेशनशिप कैसे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और इसके बीच में ये सब कैसे होंगे। मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री एक नया हॉस्पिटल खोलना चाहती है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे आईएएस वो कहेगा ज़रूरी है, या फाइनेंशियल ऑफिसर कहेगा बजट में पैसा नहीं है। अब सवाल यह है कि फाइनल डिसीजन किसका चलेगा, होता है ना, एक आईएएस तो कह देगा कि ज़रूरी है, भाई ज़रूरी है, और फिर फाइनेंशियल ऑफिसर कहेगा भाई बजट में पैसा नहीं है। तो ये एक तरह से सवाल है कि किसकी चलेगी यहाँ पर। वही बात है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, मशीनरी की बात अगर की जाती है ना, मशीनरी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, यानी कि मशीनरी का मतलब क्या हो गया, कौन कौन डिपार्टमेंट और सिस्टम होने चाहिए फाइनेंशियल कामों को देखने के लिए, क्या होना चाहिए इसके अंदर, मशीन के अंदर ये मशीनरी है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जैसे बजट बनाते वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ज़रूरी है, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, स्पेंडिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, स्पेंडिंग मिनिस्ट्री जैसे कि एग्जाम्पल कि कौन स्पेंड करेगा, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है तो वो भी ज़रूरत है। सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एक साथ लाना ही पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोई कंफ्यूजन या ओवरलैप ना हो, ताकि एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ओवरलैप ना करे, कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल क्या, सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब खर्च की बात हो तो फाइनल फैसला, कहते हैं ना अंतिम निर्णय, फाइनल फैसला कौन लेगा, फाइनेंशियल ऑफिसर लेगा जो खर्च को रोकता है बजट देखकर, कौन लेगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कहता है कि ये काम तो बहुत ज़रूरी है भाई। अब सपोज करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम है, वो कहता है, वो चाहता है कि 100 स्कूल्स जो है उनको रिपेयर किया जाए वापस से। भाई एक जगह बाढ़ आ गई थी तो अब है ना उनको रिपेयर करना है, हमें कितने स्कूलों को, 100 स्कूलों को रिपेयर करना है। लेकिन फाइनेंस ऑफिसर क्या कहता है, भाई हमारे पास तो 40 स्कूलों के लिए ही बजट है। तो अब तय कौन करेगा कि क्या करना है, अब क्या होना चाहिए, ये डिसीजन अथॉरिटी का मुद्दा है, कौन लेगा इस चीज़ को, कौन डिसाइड करेगा। तो अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किन किन फंक्शन से मिलकर बना होता है, और ये उसके जो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ नीचे 5 पिलर्स दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द बजट ऑफ द एस्टीम्स ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या है इसका मतलब, यानी बजट बनाना मतलब आगे वाले साल में, बजट बनाना मतलब आगे वाले साल में हम कैसे सरकार को कितना कमाना है, रेवेन्यू होगा, और कितना खर्च करना है, कितना उसे एक्सपेंडिचर करना है, ये सब होता है। जैसे घर का बजट बनाते हैं कि भाई 60,000 रुपये सैलरी आई तो 10,000 किराया लग गया, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, मान लीजिए 30,000 की ग्रॉसरीज आ गए। वैसे ही सरकार को
साल भर अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जो है वो बनाती है सरकार कि यहाँ हम इतना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ इतना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ सब चीज़ एकदम डिसाइडेड करनी पड़ती है। फिर सेकंड है कि सिर्फ आपने बजट तैयार कर लिया या बना लिया इससे कुछ नहीं होता है, उसे संसद या विधानसभा से पास कराना भी ज़रूरी होता है, तभी वो लागू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने घर में बजट बना लिया, ठीक है, लेकिन माँ ने कह दिया तू मूवी के लिए 2000 खर्च नहीं करेगा, तो फाइनल अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। देखिए, वैसे ही पार्लियामेंट कहती है एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ अप्रूव, तब भी सरकार उसे खर्च कर सकती है कि हाँ 1 लाख सिर्फ कहाँ पर खर्च करने हैं आपको, एजुकेशन में, वरना सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कहा है पार्लियामेंट ने कि एजुकेशन पे इतना खर्चा करना है, तभी फाइनल अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, मान लो अब बजट पास हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, पास हो गया, तो अब क्या होगा, अब असली काम शुरू होता है, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, जीएसटी कलेक्ट करना, ये रेवेन्यू होते हैं, ये सब कलेक्ट करना, और जो खर्च तय हुए हैं उन्हें समय पर और सही जगह पर लगाना। जो खर्च हमने यहाँ पर भाई एक डैम की बात की थी, बनाना है, अब बस आपने बात कर दी और आप डैम ही नहीं बना रहे हो, तो ये क्या मतलब हो गया। तो जो तय हुआ है उस चीज़ को पूरा करना, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड होती हैं। बजट में लिखा गया है 500 करोड़ आपको एक स्कूल की बिल्डिंग के लिए, और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट्स होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को टाइम पर पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पेमेंट और स्कूल बनाना भी तो है, तो यही बजट का एग्जीक्यूशन होता है। ये क्या कहलाता है, बजट का एग्जीक्यूशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट की। क्या होती है ये ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसे समझते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पैसे सरकार ने कमाए हैं उसकी जो सुरक्षित रख रखाव होनी चाहिए, यानी कि जैसे बैंक में उसे अच्छे से रख दो और ज़रूरत पर सही समय पर निकाल कर पेमेंट की जाती है, ये ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है। ट्रेजरी यानी खजाना जिसे कहते हैं, जैसे घर में लॉकर होता है ना हमारे, जैसे डिजिटल वॉलेट भी हैं, पैसे वहीं हम लोग सेफ रखते हैं, तो ज़रूरत पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया जाता है, हम EMI दे देते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है। गवर्नमेंट का एक खजाना होता है जो पेमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि इस काम में RBI बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओके, अब हम बात करते हैं रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द एग्जीक्यूटिव एंड ऑडिट ऑफ दीज अकाउंट्स, यानी कि साल के अंत में सरकार बताती है, ईयर के एकदम लास्ट में सरकार हमें बताती है उसने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया, ये हम सबको बताती है, और कहाँ कहाँ खर्च हुआ ये भी बताती है। फिर उस अकाउंट को ऑडिट किया जाता है ताकि चेक हो कि कहीं गड़बड़ी या चोरी तो नहीं हुई है, तो इस चीज़ को क्या किया जाता है, अकाउंट को ऑडिट किया जाता है। जैसे स्कूल ट्रिप के बाद हम कहते हैं ना क्लास मॉनिटर पूरा हिसाब देना पड़ता है, 5000 बस के लगे, लंच के 2000 लगे, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, बाकी 100 रुपये बचा। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी कंट्रोल ऑन ऑडिटर जनरल, जो क्या होता है कैग, सभी जानते हैं कैग, तो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उसको हिसाब देती है सब कुछ। कंसेप्ट ऑफ बजट को शुरू करते हैं। सरकार है उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है, बजट बनाना। जैसे कोई बिजनेस शुरू करने से पहले आप सोचते हो कितना पैसा लगेगा और कहाँ से आएगा, वैसे ही सरकार भी सबसे पहले अपना बजट बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको भलाई करनी है जनता की, तो उसको पैसे तो लगेंगे। अब डेवलपमेंट कोई भी काम डेवलपमेंट के लिए होगा तो पैसे तो चाहिए ना। वास्तव में सच तो यही है कि जो बजट है वो कहीं आसमान से नहीं टपकता है, यानी बिना सोच के नहीं बनता है। ज़रूरत है, जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, हमें सिलेबस चाहिए, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना पड़ता है, प्रायोरिटी के हिसाब से हम करते हैं, सब कुछ हिसाब से बनाते हैं प्लान वगैरह। वैसे ही बजट भी हर चीज़ को देखकर ही बनता है। जो बजट का स्ट्रक्चर होता है कि कितना खर्च होगा, कहाँ होगा, ये सब उस समय की सरकार और सोच को प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपना देखती है। अगर सरकार गरीब हितैषी है, गरीब को बहुत सपोर्ट करती है, तो वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा लेकर आएंगी, वेलफेयर स्कीम्स होंगी। अगर इंडस्ट्रियल फोकस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो बजट इज़ नॉट जस्ट नंबर्स, ये कोई नंबर्स नहीं है, इट्स द मिरर ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। क्या है बजट, मिरर है पॉलिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कौन सी सरकार सत्ता के अंदर है, यानी कि जो सरकार सत्ता में है उसकी पॉलिसीज, उसकी जो नीतियां हैं वही बजट में दिखती हैं, वही मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं।
है ना। अगर गवर्नमेंट कहती है डिजिटल इंडिया, तो बजट में टेक्निकल, इंटरनेट, एआई, इनके लिए पैसा दिखेगा, यहाँ पर ज़्यादा खर्च होने के लिए पैसा आएगा। अगर सरकार कहती है गरीब कल्याण, तो राशन, उज्ज्वला योजना जैसे दिखेगी, हमें मनरेगा दिखेगा, ज़्यादा अलोकेशन मिलेगा उस चीज़ का। तो ये सब दिख जाता है, सरकार की पॉलिसीज, नीतियाँ इन सब चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब हम समझते हैं बजट का शाब्दिक जो अर्थ, हम कहते हैं ना, बजट शब्द जो है फ्रेंच के बॉगेट से आया है। इसका मतलब क्या है, चमड़े का थैला या बटुआ हम जिसे कह सकते हैं। पहले बजट जो है लिटरली एक लेदर बैग में रखा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यूके में जो चांसलर जब बजट पेश करता था तो वो लाल कलर का एक तरीके से लेदर बैग लेकर आता था, उसी से ये नाम यहाँ पर आया था, बजट। ये टर्म जो है 1873 के अंदर पहली बार बजट शब्द का जो है, बजट वास्तव में बजट से बजट हुआ, आज के अर्थ में इसे हम कैसे यूज़ किया गया है, और वो भी एक हम कह सकते हैं ना सटायर तौर पर, जब लोगों को यहाँ पर वेलपोल के फाइनेंशियल प्लान का मजाक उड़ाया जाता है एक तरह से, वेलपोल। जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, मीम्स वगैरह बना के बजट को रोस्ट करते हैं, वैसे अभी हमने देखा था रिसेंटली एक केस आया था, वो कौन सा, निर्मला सीतारमन का एक कोई केस था जिसपे टैक्स या रिकॉल्ड कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का एक आया था। तो वैसे ही कुछ ऐसे, मतलब उसमें ना लोग मीम्स बनाकर जैसे रोस्ट करते हैं, वैसे ही कुछ उस ज़माने में भी ऐसा हुआ था, वेलपोल करके। ठीक है, तो यही है, एक टर्म था 1873 में, सटायर के तरीके से स्टार्ट होता है ये। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट, जैसे कि तब से बजट शब्द का हम मतलब है सरकार की एक साल की कमाई या खर्च का एक प्लान। तो जैसे हर साल 1 फरवरी को भारत में कब आता है, यूनियन बजट आता है, जिसमें बताया जाता है कि कितना कमाएंगे, यानी टैक्स, जीएसटी, डिसइन्वेस्टमेंट, और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, जैसे डिफेंस पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, ये सब बता दिया, पहले ही बता दिया जाता है। अब देखिए ट्रेडिशन यानी कि पारंपरिक तौर से अगर हम बात करें ना, तो पुराने समय के जो बजट, जो मतलब पुराने समय के जो बजट को कहा जाता था लाइन आइटम बजट, लाइन आइटम बजट कहा जाता था पहले, क्योंकि उसमें एक तरफ चीज़ों के नाम, ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ उनका खर्च होता था। जैसे कि ना, नहीं होता कि आप कोई बिल बनाते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्कूल पे इतना खर्च करना है, फिर आप ऐसे लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स पे इतना खर्च करना है, फिर एक तरीके से कंप्यूटर पे इतना, और यहाँ पे इनकी रेट दी जैसे 200 300, एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पे खर्चे का नाम ऐसे आता था। तो इसे कहते हैं लाइन फॉर्मेट, लाइन आइटम बजट। इसे क्या कहा जाता है, लाइन आइटम, एक लाइन में, ये था लाइन आइटम बजट। यहाँ पे एक थिंकर हैं विल्डवास्की, वो बजट को कैसे डिफाइन करते हैं कि विल्डवास्की कहते हैं बजट इज अ सीरीज ऑफ गोल्स विथ प्राइस टैग्स अटैच्ड। मतलब विल्डवास्की ये कहते हैं कि जो बजट है वो अपने आप में सिर्फ ये नहीं बताता कि हम, मतलब पैसे की बात नहीं करता है, सिर्फ ये भी बताता है कि हमारा गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसकी कीमत क्या है, प्राइस टैग क्या है, वो भी बताता है। जैसे कि सबको स्कूल एजुकेशन देना, ये हमारा गोल है, और उस गोल को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्राइस टैग है कि भाई इतने पैसे स्कूल एजुकेशन में खर्च होंगे। तो प्राइस भी टैग बताता है, गोल भी बताता है। तो बजट का मतलब क्या हुआ, देखिए बजट का मतलब है विजन प्लस वैल्यू, याद रखेंगे, विजन प्लस वैल्यू क्या है, बजट है। ओके, कुछ लोगों के लिए जो बजट होता है वो एक एस्टिमेट होता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा उनके लिए फाइनेंशियली। सरकार सोचे कि अगले साल 30 लाख करोड़ आएंगे और 34 लाख करोड़ खर्च होंगे, ऐसा सोच रखा है सरकार ने। तो यही एक अनुमान है कि स्टीम है कि हाँ भाई, पहले सोच लिया कि 30 लाख करोड़ आ भी सकते हैं और 34 लाख करोड़ खर्च भी हो सकते हैं। तो एक अनुमान लगाना, एस्टीम करना। ओके, फिर क्या है, और जो कुछ लोग होते हैं वो बजट का मतलब ऐसा मानते हैं कि रेवेन्यू एक्ट का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन, और एप्रोप्रिएशन एक्ट इसका मतलब क्या है, खर्च करने की परमिशन। ये परमिशन के तौर पे मतलब दोनों ही एक्ट्स कानून होते हैं, ये दोनों ही बजट का एक प्लान होता है। ओके, दोनों ही एक्ट क्या होते हैं, एक तरह से कानून होते हैं। असल में ये जो बजट है एक तरीके से अनुमान है, एस्टीम है कि क्या एक मतलब तय समय है, जैसे 1 साल में सरकार कितना कमाएगी यानी रिसिप्ट, और कितना खर्च करेगी यानी एक्सपेंसेस। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो सरकार को लगता है कि अगले साल 25 लाख करोड़ की कमाई होगी, 30 लाख करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, फिर आता है इट इज़ अ कंपैरेटिव टेबल। क्या है ये, एक हम कह सकते हैं कंपैरेटिव टेबल की देखिए बात की गई है। बजट एक तुलनात्मक तालिका होता है ना,
हम तुलना करते हैं, कंपैरेटिव टेबल, जिसमें दोनों चीज़ें होती है, कितनी कमाई होगी और कितना खर्च होगा। देखिए जैसे कि रिसिप्ट यानी इनकम 25 लाख करोड़ की हुई और एक्सपेंडिचर यानी 30 लाख करोड़ की, तो एक टेबल में बना के दोनों को एक साइड देखा जाता है। यहाँ हम लिख सकते हैं इनकम, एक टेबल बना के यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें साथ में चलेगी, दोनों की तुलना की जाएगी यानी कंपेयर किया जाएगा दोनों को। ओके, इस तरह से सरकार हर क्षेत्र का एस्टीम, एक अनुमान अपने अंदर जो है रखती ही है। फिर ये सिर्फ एक अनुमान तक सीमित नहीं है, ये एक ऑफिशियल परमिशन का आदेश भी देता है, होता है, जैसे कि सरकार इतना खर्च कर सकती है और इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, एक परमिशन है अपने आप के अंदर। जैसे स्कूल ट्रिप पे हमने बात की कि सिर्फ क्लास मॉनिटर को इजाज़त है कि तुम 5,000 तक खर्च कर सकते हो, तो ये एक ऑफिशियल ऑथराइजेशन हुआ, ऊपर से आदेश है। बजट का मतलब सरकार को पैसा कलेक्ट और खर्च करने की परमिशन देना, ठीक है, ये है बजट। अब हम अलग वे में अगर बात करें, इन अ वे बजट इज़ अ फोरकास्ट, डबल रीडिंग से बचते हुए हम सिर्फ इसका मतलब समझते हैं। बजट एक ही समय पर होता है, बजट एक ही समय पर होता है, एक भविष्यवाणी, फोरकास्ट, भविष्य, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी, एस्टीम मतलब अनुमान, और ऑथराइजेशन यानी कि एक आदेश, यानी बजट इक्वल टू फ्यूचर का नक्शा। हम बात कर सकते हैं खर्च की छूट मिलना, फ्यूचर का नक्शा देखकर खर्च की छूट मिलना, ये क्या हो गया, बजट हो गया। देखिए, लेकिन ऊपर जो हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी, ये सारी की सारी डेफिनेशंस देखी, इनमें हम क्या देख सकते हैं कि वो पूरा सच नहीं बताती हैं, इनमें कुछ दो कमियां हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दी हुई हमें। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट दे डू नॉट मेंशन बजट शुड कंटेन, ये देखिए पहली है कि पहली ये कमी है कि कई डेफिनेशंस ये नहीं बताती कि अच्छा बजट सिर्फ फ्यूचर के नंबर्स नहीं बताता है, कि एक अच्छा बजट है वो फ्यूचर्स में नंबर्स नहीं बताता, यानी पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे पिछले साल कितना कमाया, खर्च किया, करंट सिचुएशन अभी क्या चल रहा है, मतलब जो अभी का आर्थिक हाल क्या है, फ्यूचर प्लान आगे आने वाला क्या करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पिछले टेस्ट में कहाँ गलती की, अब कितने चैप्टर्स बाकी हैं और अगले एक हफ्ते बाद हमारा प्लान क्या होगा, तो यही हो गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मिक्स। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बजट एंड रेवेन्यू, यानी कि ऊपर हमने देखा दूसरी कमी क्या लगी कि बजट और रेवेन्यू मतलब कमाई, और एप्रोप्रिएशन एक्ट को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेवेन्यू एंड अप्रोप्रिएशन एक्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब बजट मतलब सरकार एग्जीक्यूटिव, और रेवेन्यू एक्ट मतलब लेजिस्लेचर। रेवेन्यू एक्ट मतलब होता है संसद, लेजिस्लेचर, और एप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर। लेकिन एक्ट्स मतलब संसद की स्वीकृति, पार्लियामेंट हमें एक्ट देती है तो स्वीकृति बना दी, और बजट मतलब सरकार का प्लान। बजट तो क्या हो गया, सरकार का प्लान, और एक्ट मतलब संसद ने उस एक्ट को मतलब उस प्लान को स्वीकृति दे दी। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि क्या मतलब हुआ बजट का, अनुमान लगाना, तुलना करना और अनुमति देना, एस्टीम, कंपैरिजन, ऑथराइजेशन, ये सब इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि बजट और इसमें एप्रोप्रिएशन एक्ट्स वगैरह में क्या अंतर होता है। तो बजट तो एक सरकार का एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रपोजल होता है, और एक्ट मतलब संसद, लेजिस्लेचर की तरफ से परमिशन, जो सरकार क्या कर सकती है ऐसी परमिशन होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो बजट है वो प्रेजेंट कैसे, मतलब ये वाली लाइन हम समझेंगे। बजट जो है अपने आप में वो सिर्फ आने वाले खर्च का ही आइडिया नहीं देता है, वो तो एक पूरा पैकेज होता है। सरकार ने पिछले साल कितना खर्च किया पास्ट के अंदर, अभी हालात क्या हैं प्रेजेंट में, और आने वाले फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव, जो हम बहुत सारे देखते हैं ना, एक मैगजीन्स रहती है उसमें बताया जाता है, प्रोस्पेक्टिव जिसे कहते हैं। मान लो कोई एनजीओ बोले पिछले साल हमने 100 बच्चों की मदद की थी, अभी 20 से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे हैं, तो अगले साल हम 200 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल पिक्चर। ठीक वैसे ही बजट होता है। हमने पिछले साल क्या किया था, 100 बच्चों की मदद की थी, अभी 20 चल रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे हैं, और अगले साल 200 बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो ये बता दिया, प्लान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों की चीज़ों को मतलब बता दिया। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात की गई है एंड द रेवेन्यू एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द ट्रेजरी, यानी कि बजट में ये भी बताया जाता है कि सरकार की कमाई यानी रेवेन्यू कितनी हुई, इनकम कितनी हुई, और ट्रेजरी में इस वक्त कितने पैसे हैं, सरकार के खजाने में कितने पैसे हैं,
ये भी बताया जाता है। जैसे कोई कहे हमारे पास बैंक में कितने 10,000 बचा है, हमारे पास बैंक में कितने हैं 10,000 पैसे बचा है और 5,000 जो है और कमाएंगे। तो बजट भी ऐसा बताता है कि गवर्नमेंट के पास क्या जमा है पहले से और उसको क्या मिलेगा आने वाले समय में। बजट 10, ये जो बजट होता है ना, द बजट दस इज द समथिंग मच मोर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। यही है, इसीलिए बजट सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। ये सरकार की एक पूरी प्लानिंग, परफॉर्मेंस और प्रॉमिस जो करता है सरकार, उसका एक तरीके से पैकेज होता है। ओके, फिर है इट इज़ द डॉक्यूमेंट। डबल रीडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ समझेंगे इस लाइन के अंदर क्या बोला गया है। तो देखिए, ये बजट है वो डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार संसद के सामने रखती है, यानी पार्लियामेंट के सामने रखती है, यानी सरकार एग्जीक्यूटिव जाकर संसद लेजिस्लेचर कहती है ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसीलिए मतलब हमको इस काम के लिए पैसे चाहिए, ये सब काम है, हमें इस काम के लिए पैसे चाहिए। जैसे स्टूडेंट कहता है सर मुझे फील्ड ट्रिप पर जाना है, कोई फील्ड ट्रिप है उस पर जाना है, 1,000 रुपये चाहिए, तो हेयर इज़ द प्लान। ये प्रेजेंटेशन से बजट मतलब जैसी है ना, ये प्रेजेंटेशन किया उसने, ये बजट जैसी है। वहाँ पे जाके हम कहते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, और इसी बजट के ज़रिए सरकार हमें ये भी बताती है पिछले साल उसने कैसे खर्च किया पैसा, कौन कौन से काम पूरे किए, कितना खर्च कहाँ गया। बजट सिर्फ अगला साल नहीं बताता, वो पिछले साल की भी रिपोर्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड एज अ रिजल्ट हमें देता है कंप्लीट ईयर का। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं कि जो बजट में ये 3 बातें होती, इंपॉर्टेंट है ये तीनों बातें। अभी खजाने की हालत क्या है, आने वाले समय में क्या क्या काम कर रहे हैं, और उन कामों को कैसे जो है फंड किया जाएगा। यानी ट्रेजरी है, मान लीजिए उसमें 10,000 करोड़ रुपए बचे हैं। प्रोग्राम है इस साल हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। और फाइनेंस क्या हो गया, जीएसटी से 15,000 करोड़ कमाने की उम्मीद कि हाँ जीएसटी से इतने कमा लेंगे। तो ये हर चीज़ है कि हाँ ट्रेजरी, प्रोग्राम एंड फाइनेंस, क्या क्या चीज़ें हो गई, ट्रेजरी, प्रोग्राम क्या है और हमारा फाइनेंस क्या होगा। ठीक है, कितने बचे हैं पैसे, किस पे चीज़ों पे खर्च करने हैं, क्या करना है, प्रोग्राम क्या है, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, और हमें कमाने की उम्मीद है कि हाँ इतना हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो यही सब होता है ट्रेजरी, प्रोग्राम एंड फाइनेंस। ओके, सो बजट क्या हो गई, एक तरह की सरकार की क्या हो गई, कार्य योजना हो गई। कार्य योजना हो गई, सरकार की होती है, लेकिन सिर्फ पैसों की नज़र से। यानी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल हम कह सकते हैं जीपीएस, सब चीज़ों की उसमें होती है। तो इसीलिए एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म द बजट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी कि फाइनेंस में एक्सप्रेस्ड जो होता है, क्या होता है, बजट एक तरीका होता है पास्ट और प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का, हमें देता है, और फिर उस आधार पर फ्यूचर की प्लानिंग हम इसमें कर सकते हैं। बजट जो है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है और बाद में ये भी बताता है कि क्या वो प्लान सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें कौन करता है, बजट करता है। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ बजटरी थॉट्स की। ये जो थॉट्स आते हैं इनका इवोल्यूशन कहाँ से होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मान लीजिए समय के साथ बजट की सोच कैसे बदली, खासकर अमेरिका के संदर्भ में हम यहाँ पे स्पेशली इसमें देखेंगे कि जो बजट है वो कैसे बनता है। इस थिंकिंग के 6 स्टेजेस हैं जिन्हें ग्रॉस और स्केच जो हैं, ग्रॉस एंड स्केच जो हैं वो यहाँ पर बताते हैं। 6 स्टेज ये बताते हैं, 6 पीरियड टाइप की कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग। क्या है ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग विद इनहेरेंट कंट्रोल ओरिएंटेशन। ये जो लाइन आइटम बजट होता है इसका फोकस किस पर रहता है, इसका फोकस रहता है गाइस कंट्रोल करने पर। यानी कि क्या कंट्रोल करना है, मतलब हर आइटम का नाम, उसका खर्च, ये सब, बस हर आइटम का नाम रहेगा एक तरफ और उसका क्या खर्च है वो सब रहेगा। ठीक है, एक तरफ लाइन आइटम है। जैसे कि पेन्स, मैंने बताया था अभी, एक पेन्स है, इसके कितने रुपए, 1,000 रुपए, तो यहाँ पे पता चल रहा है। चेयर्स, उसके अलग रुपए दिए हुए हैं। तो एक तरीके से लाइन के अंदर सब चीज़ है। फिर आता है परफॉर्मेंस बजट, जिसको समटाइम्स हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम बजट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस बजट समटाइम्स कॉल्ड प्रोग्राम बजटिंग विद इट्स मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। यानी कि फोकस कहाँ रहेगा यहाँ पर, यहाँ फोकस रहेगा मैनेजमेंट प्लस आउटपुट पर। मतलब कि खर्च के साथ आउटपुट भी दिखाया जाता है कि आपने खर्च किया तो उसका आपको आउटपुट कितना मिला, परफॉर्मेंस क्या रही। 10 करोड़ हैं
तो 10 करोड़ रुपए खर्च किए, तो आपने क्या किया भाई, हमने 100 क्लासरूम भी बने हैं, इससे पैसा कैसे काम में बदला ये दिखाया है। यहाँ पे काम क्या हुआ है, उस पैसा का काम क्या हुआ है वो पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टाइप है बजट का प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, PPBS। इसका फोकस पॉइंट क्या रहता है, इकोनॉमिक्स प्लस अल्टरनेटिव्स पर इसका फोकस रहता है। इकोनॉमिक्स प्लस अल्टरनेटिव्स पर इसका फोकस रहता है, यानी कौन सा सबसे अच्छा रिटर्न देगा, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं काम शुरू करने से पहले हम लोग एक प्लान करते हैं, प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है प्लानिंग। और अब देखिए सड़क बनाए या रेलवे, मान लीजिए क्या हम कंफ्यूज हैं, हम रोड बनाएं या रेलवे बनाएं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है हमारे पास सामने, तो ज़्यादा फायदेमंद क्या है, प्लानिंग करनी पड़ती है ना पहले, ज़्यादा फायदेमंद क्या है, कौन सा अच्छा रिटर्न देगा हमें, बाद में हमने जो जिस पे हम खर्च कर रहे हैं आउटपुट कहाँ से अच्छा मिलेगा, पहले प्लान करना पड़ता है उस चीज़ का। तो ऑप्शन ए अच्छा है या ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन बी की बात रहती है यहाँ पर, प्लानिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग, PPBS बजट जिसे कहा जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये किस चीज़ पर फोकस करता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता है, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता है। कैसे, इसका मीनिंग देखते हैं। जैसे कि हर विभाग को अपने लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट को क्या दिए जाते हैं, उनके एक गोल्स दिए जाते हैं, लक्ष्य दिए जाते हैं, फिर उन्हें अचीव करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है कि आपको भाई ये गोल दे दिया गया है, आपको इसको अचीव करना है ना। तो हर विभाग को क्या दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट को उनके जो है अपने अलग लक्ष्य गोल दिए जाते हैं और कहते हैं भाई आपको इसे अचीव करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया लिटरेसी रेट 90% तक लेकर जाओ भाई, साक्षरता जो दर है वो 90% तक लेकर जाओ और उसी हिसाब से बजट का अलोकेशन आपको मिलेगा। पहले उसको ऐसा कहा जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर मैनेजमेंट, ये समझना ज़रूरी है। फिर आता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। क्या है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जिसे शॉर्ट में ZBB भी कहते हैं, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इट्स एम्फेसाइज ऑन रैंकिंग प्रोग्राम्स प्रायोरिटीज़, यानी कि ये किस पर फोकस करता है, ये प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन पर फोकस्ड करता है। मतलब हर योजना को ज़ीरो से जस्टिफाई करना होता है, हर योजना हर प्लानिंग को ज़ीरो से जस्टिफाई करना होता है। पुरानी योजनाएं ऑटोमेटिक नहीं मिलती है, यानी कि शुरू से, यानी ओल्ड स्कीम क्या है 10 करोड़, मतलब ओल्ड स्कीम पे आपको कितने करोड़ मिले थे, मान लीजिए 10 करोड़ मिली थी, तो अब JBB क्या बोलेगा, इस साल फिर से जस्टिफाई करो ज़रूरी है या नहीं, हम नहीं मानेंगे पहले क्या ओल्ड स्कीम है क्या नहीं, ज़ीरो से जस्टिफाई करना, इसीलिए इसका नाम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है। इतना समझिए शुरू से करना, ठीक है। एक बार हम क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना हर चीज़, इसलिए इजी वे में समझते जाएंगे। फिर बजट का टाइप आता है बजटिंग एज पॉलिटिकल मैनेजमेंट विद सेंट्रलाइजिंग लेजिस्लेटिव ओवरटर्न। ये क्या बात करता है, ये फोकस करता है पॉलिटिक्स प्लस सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, पॉलिटिक्स और यहाँ राजनीति का मतलब है उसमें, और पॉलिटिक्स मतलब बजट को सरकार एक राजनीतिक औजार की तरह यूज़ करती है, वोटर्स को अपील करने के लिए, खींचने के लिए, वो कहता है ना वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लेने के लिए, या कुछ सेक्टर्स को टारगेट करने के लिए, है ना। इसीलिए ये जो सरकार है वो पॉलिटिकल मीन्स में यूज़ करती है बजट का, अपने तरीके से यूज़ करती है वोटर्स को अपील करने के लिए। इलेक्शन से पहले किसान या वुमेन स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा मतलब पैसा दे देते हैं, तो उससे क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल बजटिंग कहेंगे। भाई इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, अब वुमेन्स को, किसानों को, इनके लिए स्कीम्स लेकर आ जाओ, जब इनके लिए स्कीम्स आएगी ना तब यहाँ पे भाई इनसे हमें वोट अच्छे मिलेंगे, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल गेन के लिए बजटिंग का यूज़ करना, ये पॉलिटिकल बजट कहलाता है। ओके, विल्डवास्की जो एक्सपर्ट है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये एज अ एक्सपर्ट्स लाइक विल्डवास्की हैज़ पॉइंटेड आउट, इन्होंने ये चीज़ देखी है। तो विल्डवास्की बजट को कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रोफेशनल और एक टेक्निकल काम है ये, भाई जो बजट वाला काम है ये कैसा काम है, एक प्रोफेशनल और टेक्निकल काम लगता है, लेकिन असल में इसकी वैल्यूज़ जो नीतियाँ और ये सब राजनीति के अंदर छिपी होती हैं। हम तो लग रहा है भाई ये सब जो बजट बन रहा है ये सब तो एकदम टेक्निकल काम है, ये नहीं, इसके पीछे पॉलिटिक्स के पीछे मतलब राजनीति इसके पीछे छुपी हुई है। लोग राजनीति की आड़ में, इसका मतलब कहने का मतलब है राजनीति के पीछे ये छुपा हुआ है बजट का काम। टैक्स
कम कर देना मिडिल क्लास के लिए, ये एक पॉलिटिकल मूव तो हो गया भाई। मिडिल क्लास के लिए आप टैक्स को कम कर रहे हो, क्यों? आप मिडिल क्लास को खुश करना चाहते हो, है ना, इसीलिए आपने जो है टैक्स कम कर दिया। एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करना, तो एक तो ये तो वैल्यू बेस्ड खर्च हो गया, निर्णय हो गया, किसी पर्टिकुलर पीपल या फिर ग्रुप को टारगेट करके आप ये कर रहे हो, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा तभी आप कर रहे हो। तो विल्डवास्की इसको क्या साफ तौर पर पॉलिटिक्स के पीछे छुपे हुए एक तरीके से वो बताते हैं कि ये दिखने में तो लगता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ट्रैप हुआ है पॉलिटिक्स के पीछे। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ बजट। इसमें क्या कहा गया है कि आज का जो मॉडर्न बजट आ रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि पूरे समाज और इकोनॉमी की लाइफ लाइन बन चुका है। क्या है? लाइफ लाइन है पूरे समाज की। बजट से डिसाइड होता है गरीबों को कितनी मदद मिलेगी, नौकरी के कितने मौके कितने बनेंगे, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सब चीज़ें हमें बजट से पता चलती है। ओके, और इससे ये भी पता चलता है हमें कि पुराने ज़माने में बजट का काम बहुत सिंपल हुआ करता था, मतलब उसके बस दो मकसद कह सकते हैं। पहला तो ये क्या था, पहला मकसद कि फर्स्ट गवर्नमेंट हैड टू डिटरमाइन हाउ मच मनी इज वांटेड टू टेक आउट। ओके, पहला तो मतलब ये था, सबकी सरकार को ये तय करना होता था कि लोगों से कितना टैक्स लेना है ताकि ज़रूरी सरकारी काम पूरे हो सकें। बस इतना। मान लो पुराने समय में सिर्फ सोना, मतलब जो सेना, कानून और राजा पर खर्च होता था, सेना हो गई, कानून लॉ हो गया, या राजा पे खर्च होता था, तो उसी के लिए टैक्स लिया जाता था। ठीक है, लेकिन सेकंड, जब हम सेकंड बात करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, सेकंड की बात अगर हम करते हैं, अब हमें संसद या विधायिका यानी लेजिस्लेचर को पैसे मंजूर करने होते थे, इसीलिए उसे पता होना भी ज़रूरी था कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च किए जाएंगे। ये पहले थे, जैसे क्लास टीचर कहे तुम 500 रुपये खर्च कर सकते हो, लेकिन पहले बताओ किस में खर्च करोगे, रीज़न दो भाई। बजट उसी तरह का एक तरह से प्लान होता था। फिर एक वर्ड आता है जो कि बहुत आपने सुना होगा, लेसिस फेयर करके। क्या है ये लेसिस फेयर? का मतलब है सरकार ज़्यादा दखल ना दे, लेट इट बी, यानी अपने आप करो, लेसिस फेयर, लेट इट बी, ये पॉलिसी है एक। उस दौर में बजट बहुत सिंपल होता था। जब हम पहले पुराने ट्रेडिशनल बजट की बात कर रहे हैं, उस दौर में क्या था, बजट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता था। बस एक अनुमान, कितना पैसा आएगा कितना खर्च हो जाएगा। जैसे घर में आपने 10,000 कमाए, 8,000 खर्च हो गए, कोई डिटेल्ड प्लानिंग नहीं है ना, सिर्फ दिख रहा है आया और गया। डिटेल्ड प्लानिंग के तरीके से नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें। जिस समय लेसिस फेयर की बात थी, बजट बड़ा सिंपल हुआ करता था, कम इंटरफेयर सरकार का, ये था लेसिस फेयर। पर हम आज क्या हैं, आज हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। जब सरकार वेलफेयर स्टेट बन गई, आज क्या हो गई, सरकार वेलफेयर स्टेट बन गई, यानी लोगों की भलाई की जिम्मेदारी किसके सिर पर है, सरकार के सिर पर है। तो सरकार के काम भी बहुत ज़्यादा और विविध हो गए हैं, अलग अलग क्षेत्र में बंट गए हैं। अब सरकार को करना क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों में गरीबों की मदद करना, महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, दिव्यांग जो हैं उनकी सहायता करना, ये सब सरकार के काम हो गए हैं। तो बजट भी डिटेल्ड और ज़्यादा डिटेल्ड हमें बनाना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ रही है, तो डिटेल्ड और बड़ा बन गया है। क्या, बजट भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गया है, गहराई से बनाना पड़ता है। तो यही जो एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये ट्रेंड में है आज। ठीक है, आज सरकार का काम सिर्फ लॉ या ऑर्डर तक सीमित नहीं रहा है। आज सिर्फ सरकार ये नहीं कहती है मैं तो सिर्फ लॉ बना दूंगी, ऑर्डर बना दूंगी, आपको फॉलो करना है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सरकार की भूमिका बढ़ गई है। आप जैसे पैदा होते हैं तो अस्पताल में, पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, बिजली पानी सरकार, बुढ़ापे तक पेंशन, ये सब सरकार करती है। हर एक चीज़ में सरकार जो है वो हर एक चीज़ में बजट है, देखने को मिलता है, हर एक चीज़ में तो पैसा है ही। अब जो बजट है वो बहुत एक ज़्यादा पावरफुल टूल की तरह काम करता है, जिससे सरकार तय करती है हमें पब्लिक रिसोर्स यानी जनता के जो पैसे हैं, पब्लिक रिसोर्स यानी क्या हो गया, जो जनता के पैसे हैं को कहाँ, कैसे, कितना, कब, क्या खर्च करना, ये सब बताती है। और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है कि भाई जनता का पैसा हर कोई लेके ना निकल जाए पीछे से, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। कोई एनजीओ तय कर ले 1 लाख रुपए लगाने, अब वो प्लान करे कितने बच्चों पर फीस वीस लगेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, वही क्या हो गई, प्लानिंग हो गई, कंट्रोल हो गया, और वही बजट की कोर ताकत है। हम कह सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट कोर वैल्यू भी हो गई, ताकत हो गई, ये है। इसी तरह से जो बजट है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार अपने सारे प्रोग्राम्स, अपनी योजनाएं, उनको डिफाइन और इम्प्लीमेंट यानी लागू करती है, और जिनका असर जो है किस पर देखने को मिलता है, पूरे देश की इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। मान लीजिए 20,000 करोड़
फॉर एग्जाम्पल कि हम एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं, पीएम आवास योजना पर 20,000 करोड़ है, वो पीएम आवास योजना को कंस्ट्रक्शन के लिए सेक्टर बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। लेबर को जॉब मिलेगा, इससे क्या होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, लेबर को जॉब मिलेगा, सीमेंट स्टील बिकेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हर क्षेत्र में देखी जा रही है, सबको फ़ायदा मिल रहा है। और ये जो बजट है ना, इसका सीधा असर किस पर पड़ता है, डेवलपमेंट पर, विकास के ऊपर, प्रोडक्शन पर, उत्पादन कितना होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी कि जो इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब का जो गैप है उसके ऊपर, और कौन कहाँ काम करेगा, यानी मैन पावर का जो अलोकेशन करना वो भी ज़रूरी हो गया है। यानी एग्रीकल्चर बजट ज़्यादा है, अगर एग्रीकल्चर का जो बजट है वो ज़्यादा है तो किसान की क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर पर पैसा लग रहा है, रूरल्स को जॉब मिलेगी, जो गांव में लोग रहते हैं उनको क्या मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। तो यही चीज़ बजट जो है वो डिसाइड करता है। यानी कि बजट से जनता को पता चलता है उन्हें सरकार से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, स्कीम्स आएगी, सब्सिडीज़ आएंगी, और उन्हें बदले में कितना टैक्स देना होगा, क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेटली आपको देना पड़ेगा। अब आपको 500 रुपये जो गैस जो सिलेंडर होता है, 500 एलपीजी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 18% उसके लिए आपको फिर जीएसटी भी तो देना पड़ेगा। यही बैलेंस समझ में आता है बजट से कि भाई सरकार आपको पैसे सब्सिडी दे के आपको रिलैक्सेशन तो दे रही है, लेकिन साथ में आपसे टैक्स भी ले रही है, तो बैलेंस होना ज़रूरी है। अब आपको सरकार सिर्फ देती जाए तो फिर तो सरकार घाटे में चली जाएगी ना। तो कितने, एक हद तक देगी आपको सब्सिडी, फिर कितना देगी, नहीं दे पाएगी। बजट जो है वो ज़रिया है, यानी कि वो एक तरीके से टूल है, ज़रिया है, जो अलग अलग वर्गों की ज़रूरतें, जो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, कैटेगरी है, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं, नीड, ये सब सरकारी योजनाओं प्रोग्राम्स में बदली जाती है कि हम ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका डिमांड है, उसकी कुछ डिमांड है, उसको हाँ सुना जाएगा, सही है तो उसके लिए फिर उस पर काम किया जाएगा। तो उसकी ज़रूरतों को, डिमांड को सरकारी प्रोग्राम्स में, योजनाओं में, स्कीम्स में बदला जाता है। ये है, किसान कहता है बीज और पानी चाहिए। अब किसान फार्मर है, वो कहता है मुझे बीज चाहिए, पानी चाहिए। तो यूथ कहता है मुझे जॉब चाहिए। यूथ क्या कहेगा, जो युवा है वो कहेगा मुझे जॉब चाहिए। महिला कहती है कि गैस सिलेंडर चाहिए। तब अलग अलग वर्ग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। तो बजट इन सभी की मांगों को क्या करता है, प्लान में बदल देता है। बजट जो है इन सभी की मांगों को एक तरीके से प्लान में जो है बदल देता है। जिस बजट के अंदर हम, मतलब जो बजट में दिखाई देने वाली सरकार की जो टैक्स पॉलिसी का क्या मकसद होता है, जो बजट में दिखाई देती है सरकार की जो ये टैक्स पॉलिसीज़ होती है, उसका मकसद क्या है वास्तव में, अमीर गरीब के बीच में जो फ़र्क आ चुका है, गैप आ चुका है, उसको कम करना, सामाजिक समानता लाना, यानी इक्वालिटी लाना, ये जो समाज में असमानताएं हैं ना, इनको ख़त्म कर देना, ये है उद्देश्य। अमीरों पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगा दो ताकि गरीब है उन पे ना बोझ मत दीजिए, गरीबों को फ्री राशन बांट दो, हेल्थ स्कीम दे दो। तो इससे क्या हुआ, पैसा जो है आपका, मनी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, वापस उनका वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, किया जाना। सही में सोशल जस्टिस है, बजट के जरिए हम सोशल जस्टिस फैला रहे हैं, कर रहे हैं, यानी सामाजिक न्याय कर रहे हैं हम बजट के द्वारा। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो अपनी उसकी जो बजट पॉलिसी होती है, उसका मकसद हमने देखा गरीबी हटाना और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, बेरोजगारी जो है उसको टैकल करना, घटाना, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये मैल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी अमीर गरीब के बीच में जो ये फासला है उसको कम करना, यही सब जो है समाज में संतुलन का काम करता है। यही वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करता है, जेन्युइन वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है। अब हम देखते हैं बजटरी प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बजटरी प्रोसेस। देखिए ये है प्रक्रिया, और बजट बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्वॉल्व्ड ज़रूरी है उनको करना। तो ये प्रक्रिया होती है जो गवर्नमेंट को सिस्टमेटिकली बजट प्लान करने में हेल्प करती है। तो हम उन्हें सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है, यानी बजट को धीरे धीरे जनता के सामने ओपन और ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शी बनाना, पब्लिकसाइज करना। बजट बनने के कुछ बेसिक स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमने देखा उसमें होता है एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार बजट बनाती है, फिर लेजिस्लेचर संसद विधानसभा को भेजती है, लेजिस्लेचर उसमें चर्चा और बदलाव कर सकती है, और उसके बाद डिपार्टमेंट्स को बजट एग्जीक्यूट करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यही बजट बनता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कॉन्फिडेंशियल होता है बहुत एकदम,
गोपनीय तरीके से, फिर संसद में पेश होता है, सभी एमपीज उस पर बहस करते हैं, फिर पास होता है, मतलब बजट पास होता है, डिपार्टमेंट उसे लागू करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में धीरे धीरे स्लोली बजट जनता के सामने आ जाता है। यही होती है पब्लिसिटी ऑफ बजट। ये क्या होती है? पब्लिसिटी ऑफ बजट। अब हम देखते हैं डिटेल के अंदर। देखिए, ये जो डिटेल्ड स्टेज है, इसमें संसद बजट को डिटेल में पढ़ती है। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो बजट को क्या करेगी? डिटेल्ड में पढ़ेगी, एकदम ठीक है, डिटेल में पढ़ती है और डिबेट करती है इसके ऊपर। डिबेट यानी वाद विवाद। जो मिनिस्टर्स और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट, उनका क्या काम होता है? उसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है? जब एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद लोग देख सकते हैं कि कौन सी योजना के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, लोगों के सामने धीरे धीरे आया ना। मान लो शिक्षा मंत्रालय 10,000 करोड़ मिला शिक्षा मंत्रालय को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को। अब क्या होगा? अब वो बताएगा कि हमें कितने नए स्कूल बनाने हैं, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। इससे क्या होता है? ट्रस्ट बना रहता है। हम कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी से क्या बना रहता है? गुड गवर्नेंस। हाँ, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, पब्लिक को पता रहता है कि हमारे लिए पैसा कितना खर्च कहाँ हो रहा है। तो वहीं उसी तरीके से हम जब बात करते हैं, तो ये अलग अलग स्टेज की जब हम बात करते हैं, तो इसके ज़रिए सरकार कोशिश करती है कि बजट जनता के लिए ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि जनता जान सके कि उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लोकतांत्रिक बजट की यही पहचान है। हम कौन से कंट्री में रहते हैं? भाई, हम डेमोक्रेटिक हैं। हमें जानने का पूरा हक है कि हमारे द्वारा लिया गया टैक्स का पैसा क्या हम पर सही रूप से लागू हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती है किसी भी गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक समाज में। बजट का जो है पब्लिक होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए है ताकि जनता और मीडिया, जो मीडिया होती है, खुलकर अपनी राय दे सके, उन्हें सही लगा या नहीं लगा। कोई टैक्स गलत हो तो लोग उसका विरोध कर सकें। मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी मनमानी आर्बिटरी तरीके से कोई टैक्स उस पर थोप रही है हम पर, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है हमारे सामने उसको खुलना। कोई स्कीम अच्छी लगे तो और अच्छे सुझाव दे सकें, ना लगे तो बता सकें। अगर सरकार कहे पेट्रोल पर नया टैक्स लगाया जाएगा और बजट को पहले से, मतलब बजट लीक हो जाए मान लो, तो जनता और मीडिया तुरंत विरोध करने लगेगी। भाई, पेट्रोल पर कैसे आप इतना ऐसा कर सकते हो? तो इससे क्या होगा? सरकार पर प्रेशर आएगा, फिर वो उसमें रिफॉर्म करेगी, सुधार करेगी। ये है, ज़रूरी है पब्लिसिटी होना उस चीज़ की। हालांकि बजट पब्लिक होता है, लेकिन संसद में पेश करने से पहले ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह होता है, गोपनीय होता है बहुत। क्योंकि अगर बजट लीक हो गया तो कुछ व्यापारी या फिर कंपनियां अपना फ़ायदा निकाल सकती है ना उससे। जैसे मान लो बजट में बताया गया हो कि गोल्ड पर टैक्स बढ़ने वाला है। अब गोल्ड पर माने सोने पर, गोल्ड पर टैक्स बढ़ने वाला है। अगर ये लीक हो जाए तो कुछ लोग पहले से ही सारा सोना खरीद लेंगे, मतलब सोना महंगा होने से पहले ही। तो इससे क्या होगा? इससे पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोगों का हित है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। मान लीजिए बजट स्पीच को एक दिन पहले लीक हो गया, बजट स्पीच, मतलब बजट स्पीच देने वाली है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और उससे पहले ही वो सब बजट लीक हो गया। माने कि कल हमारी बजट पेश होने वाली है और आज ही पता चलेगा अचानक से सिगरेट पर टैक्स बढ़ने वाला है, जो सिगरेट होती है उस पर टैक्स बढ़ने वाला है। तो क्या होगा? कंपनीज स्टॉक जमा करने लगेंगी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि भाई कीमत बढ़ने वाली है, बढ़ा देंगे ना, इसीलिए। तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा आम जनता का। किसका? आम जनता का नुकसान होगा। सेकंड, हमारा बजट कैसा हो? आदर्श आइडियल बजट कैसा हो? क्लैरिटी हो और प्रिसिशन होना चाहिए, यानी कि स्पष्टता हो, सटीकता हो, ज़रूरी है भाई बजट के अंदर। बजट को ऐसा बनाया जाना चाहिए, बजट कैसा बने? बजट शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे कि ऐसा बने कि उसके अंदर आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके। हम आम आदमी में ही तो आते हैं, आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके। बजट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हों वो बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, सटीक, प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज यानी बहुत एकदम स्पष्ट, सटीक हो, फालतू की बातें ना लिखी हो, कोई कन्फ्यूज़न या घुमाकर लैंग्वेज ना लिखी हो। मतलब गवर्नमेंट को भाषा और स्ट्रक्चर दोनों को क्या करना है? सिंपल रखना है। इमेजिन करो अगर बजट में लिखा हो वी शैल इनहेंस फिस्कल इलास्टिसिटी थ्रू, इस तरह की बातें लिखी हुई हो, बहुत ज़्यादा एकदम, आम आदमी बोलेगा क्या बोल दिया भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यही बात अगर बोले हम हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना बनाएंगे तो हाँ, हर कोई समझ सकता है। तो क्लैरिटी बनी ज़रूरी है, हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है इन सब चीज़ों में। थर्ड फीचर क्या आता है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये जो एग्जाम्स होते हैं आप इसमें भी लिख सकते हैं सारे बजट के फीचर्स वगैरह कि कैसा होना चाहिए, बजट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, है ना। तो फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी होता है व्यापकता, है ना।
व्यापक, कोई भी चीज़ व्यापक कैसे हो सकती है? तो देखिए, बजट में अगर ऐसा लिखा है, व्यापकता यानी संपूर्णता, बजट में सरकार के पूरे फाइनेंशियल प्लान का एक कंप्लीट समरी होनी चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, जैसे कि नया लोन ले रही है या नहीं ले रही है सरकार, कौन से पुराने खर्च आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी नई योजनाएं आ रही है, सब कुछ एक चीज़ में बता दिया जाए। क्या पॉलिसीज फ्यूचर बता, बार बार थोड़ी आता है बजट, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। बजट ऐसा बनाओ, बजट इट शुड बी क्लियरली स्टेट, बजट ऐसा बनाओ कि जिससे पूरे देश को ये समझ में आए कि सरकार की रेवेन्यू कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, है ना, हर चीज़ पता होनी चाहिए। सरकार ने कितना लोन लिया, कितना उसको चुकाना है, ये सब क्लियर हो, मेंशन्स हो, कि ये जो है पहले से ही पता होना चाहिए। इट शुड वेरी क्लियरली पहले से ही पता होना चाहिए। अगर कोई सरकार नया कर्ज यानी कि क्या ले रही है, लोन ले रही है, नया कर्ज ले रही है, तो बजट में ओपनली दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपनली दिखना चाहिए बजट में। थ्रू बजट वन शुड बी एबल टू नो एंटायर फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द गवर्नमेंट, इज एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सब, कि एक ही बजट ऐसा हो जिससे पहले ही पता चल जाए हर चीज़ की, सरकार की कुल कमाई कितना, उसको मतलब एसेट्स है, लाइबिलिटी है, और आने वाले समय में पॉलिसी का डायरेक्शन। कंपनी है, मान लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट पूरा ना हो तो इन्वेस्टर उसमें पैसा क्यों लगाएगा? वैसे ही सरकार का बजट अगर अधूरा हो तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होगा सरकार पे। इसीलिए बजट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि उसमें कि चाहिए कि एक स्टूडेंट या रिसर्चर या जर्नलिस्ट, जो हम रिसर्च करते हैं, हम कुछ करते हैं, हमें पता चल जाना चाहिए, है ना। इसीलिए इतना प्रिसाइज और ये होना चाहिए, प्रोसेस है ये सर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? यूनिटी, यानी कि जो अगर सरकार को जितनी भी कमाई होती है, रिसिप्ट्स जिसे कहते हैं, कमाई होती है, जैसे कि टैक्स या फिर फीस, ब्याज, कर्ज वगैरह, जो भी कमाई होती है सरकार को, उसे एक ही जगह यानी जनरल फंड में इकट्ठा करना चाहिए। एक जगह पर उसे जनरल फंड में इकट्ठा करो, फिर उसी एक जनरल फंड से सारी सरकारी खर्च किए जाएं, सरकारी खर्च जो होते हैं वो किए जाएं। मान लो सरकार के पास रोड टैक्स से कितने पैसे आते हैं? 10 करोड़ रुपए आते हैं, ठीक है, 10 करोड़ रुपए आए, फ्यूल सरचार्ज लग के 5 करोड़ रुपए आ गए, ये सब सरकार को रिसिप्ट हो रही है, कमाई हो रही है। रेलवे फाइनेंस से उसे 2 करोड़ रुपए आ गए। तो इन सब को जो है क्या किया जाए? अब इन सब मतलब अगर ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट में बिखरे रहें, कोई कहीं है, कोई कहीं पड़ा है पैसा, नहीं, तब क्लैरिटी नहीं रहेगी, कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो एक हम कहते हैं ना, थैले में जनरल फंड में आए, पूरा सिस्टम पारदर्शी, संतुलन, सारे पैसे एक जगह होने ज़रूरी हैं। यही है, यूनिटी होनी चाहिए ना इस चीज़ की। अब देखिए स्कैटरिंग, अगर हर विभाग यानी डिपार्टमेंट अपनी कमाई और खर्च खुद ही रखेगा और रिपोर्ट, मतलब अगर खुद ही रखता है अपनी कमाई, हर विभाग डिपार्टमेंट अपनी कमाई और खर्च खुद ही रखे और रिपोर्ट करे, तो पूरे बजट में क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सिर्फ रिपोर्ट करने से क्या होगा? कन्फ्यूज़न। तो इससे क्या होगा? ना तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हम इतने ज़्यादा बड़ा देश है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने डिपार्टमेंट हैं, तो अब हर चीज़ को रिपोर्ट करने से थोड़ी होता है, तो पारदर्शिता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ना ही जनता को कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है कि सारी रिसिप्ट, जितने भी कमाई हुई है और खर्चे हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो एक कॉमन सिस्टम में क्या किया जाए? मर्ज किया जाए। मर्ज करना, मिला देना ज़रूरी है, तभी तो यूनिटी आया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? पीरियोडिसिटी, यानी समय की एक तय सीमा होती है किसी भी चीज़ की। जो हमारा बजट होता है ना, मतलब समय की एक तय सीमा का मतलब क्या? बजट हमेशा एक फिक्स समय अवधि पीरियड के लिए बनता है, 1 साल, ताकि यह मतलब तय रहे कि पैसा कब तक इस्तेमाल है। इस पीरियड को ही क्या कहते हैं? बजट ईयर। भारत में कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो ये ज़रूरी है, पीरियड होना चाहिए ना, हर मन कर रहा है 4 साल चला दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर बजट में सैंक्शन हुआ है, मतलब पैसा वक्त पर खर्च नहीं होता है, सैंक्शन हो गया बजट में, तो क्या होगा? तो वह या तो लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़त्म मतलब पैसा पड़ा है, खर्च नहीं हुआ है, तो लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। एक वर्ड है यहाँ पर, लैप्स। या तो क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा, या फिर वो जो है रीअप्रोप्रिएट करवाना पड़ता है, यानी कि देखिए, या फिर उसे दोबारा रीअप्रोप्रिएट करना पड़ता है, नए अप्रूवल से दूसरी जगह उसे यूज़ करना पड़ता है। नया अप्रूवल चाहिए उसके लिए भी, अगर वो लैप्स होने से बचाना है। 2 ही तरीके हैं, तो ये हमने समझा। इससे डिपार्टमेंट लेज़ी नहीं होते, उन्हें पता होता है कि टाइम पर काम करना ज़रूरी है, वरना हमारा पैसा सारा लैप्स हो जाएगा। लेज़ीनेस नहीं आती, 1 साल का टाइम होता है, उसमें आप क्या लेज़ीनेस दिखाएंगे? तो ये है।
जो जनरली मान लीजिए अधिकतर में क्या होता है, जनरली जो बजट होते हैं वो एनुअल बेसिस पे होते हैं। अधिकतर देशों में जैसे भारत हो गया, उसमें बजट हर साल एनुअल बनाया है, मतलब हर साल पास किया जाता है ताकि हर साल की ज़रूरतें प्रायोरिटीज़ को हिसाब से जो रिसोर्स है उन्हें एलोकेट किया जाए, है ना, हर साल। तो इससे क्या होता है, पीरियोडिक यानी वार्षिक बजट से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब मान लीजिए एक साल बाद कुछ और ऐसी घटना हो जाए जिसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़े तो कर सकते हैं। मान लो किसी साल एक ड्रॉट अकाल पड़ गया तो एग्रीकल्चर को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो अगले साल हम ड्रॉट नहीं है तो हम हेल्थ और एजुकेशन में वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए एक साल का टाइम टेन्योर इसका रहता है। संसद को बजट वक्त से पहले पास कर देना चाहिए ताकि मतलब इसीलिए ना पीरियड के हिसाब से संसद को क्या करना चाहिए, बजट को वक्त से पहले ही पास कर देना चाहिए ताकि खर्च शुरू होते ही अवेलेबल हो जाए। खर्चा जो है शुरू होते ही हम सबको मिल, जैसे अगर नया साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो आइडियली बजट मार्च से पहले पास हो जाना चाहिए। लेजीनेस नहीं चाहिए इस चीज़ में। स्कूल जाते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए स्कूल जाते हैं, स्कूल का सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर, टीचर्स की ये सब सैलरी, किताबों का खर्च अप्रैल में डिसाइड हो रहा है तो डिले हो जाएगा, मतलब चाओस क्रिएट हो जाएगा। अब 1 अप्रैल से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप 1 अप्रैल में किताबें बेचेंगे नहीं, आप थोड़ा पहले, अगर मार्च में ये सब फाइनल हो जाए तो साल बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना उस समय। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया। स्कूल तो आप क्यों ही जाएंगे, आप मोहित भट्टाचार्य पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली स्कूल तो नहीं जाते, बट एग्जाम्पल से समझाया गया है। देखिए कभी कभी राजनीतिक कारणों से समटाइम क्या होता है, पॉलिटिकल जो प्रेशर्स होते हैं, चुनाव आ गए, उससे सरकार फुल बजट पेश नहीं कर पाती है, क्योंकि तब तक शॉर्ट टर्म इंटरिम बजट यानी कि ना शॉर्ट टर्म कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, इसे इंटरिम कहा जाता है। इंटरिम बजट यानी वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है, फुल बजट बाद में लाया जाता है। मान लीजिए चुनाव है बीच में, कैसे करेगी अब सरकार, तो यही लोकसभा में चुनाव मार्च और अप्रैल में हों तो नई सरकार बनने तक पुरानी सरकार जो टेम्परेरी बजट पास करती है जिसमें ज़रूरी खर्च चलते रहते हैं, वो फुल बजट नई सरकार आने के बाद पेश किया जाता है। बट उसके पहले एक तरीके से इंतरीम बजट जिसे हम कहते हैं वोट एन अकाउंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी और पीरियडिक बजटिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे बजट का प्रिंसिपल क्या है, एक्यूरेसी, सटीकता। बजट में सटीकता, विश्वसनीयता, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या होता है, यानी कि बजट में जो अनुमान हम एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं हमारे द्वारा कि इस साल इतना टैक्स आएगा, कितनी इनकम होगी, किस योजना में कितना खर्च किया जाएगा, वो सब बहुत एक्यूरेट और सटीक, रिलायबल यानी भरोसेमंद होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। अगर अनुमान ही गलत होंगे तो पूरी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो गड़बड़ा जाएगी, इसीलिए अनुमान वगैरह ये सब सटीक होने चाहिए। मान लो सरकार ने एस्टिमेट किया यानी अनुमान लगाया कि इस साल 1 लाख करोड़ पेट्रोल टैक्स से आएगा, पर एक्चुअल में सिर्फ 60,000 करोड़ ही जो है आता है, तो बहुत सारे स्कीम्स को पैसा नहीं मिल पाएगा, है ना, पैसा नहीं होगा तो कई पेमेंट्स अटक जाएंगे, कई इकोनॉमी भी और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी भी असर पड़ेगा। इसीलिए जो भी अनुमान लगाया जाए पिछले डेटा होता है ना हमारे पास, ट्रेंड और रियल एनालिसिस पर आधारित होना चाहिए। और उसके बाद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो बजट की इन्फॉर्मेशन होती है, जिस जानकारी या डेटा इन्फॉर्मेशन पर बजट के अनुमान बनाए जा रहे हैं वो खुद भी डिटेल हों और ऑथेंटिक होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक, मतलब ऐसा नहीं कि बस आधा पका हुआ कोई चीज़ हमें मिल जाए, आउटडेटेड डेटा के बनाए गए एस्टिमेट्स, ये सब तो जो डेटा अब काम में ही नहीं आ रहे हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनके हिसाब से बनाए गए एस्टीम्स गलत, ये सब हमारे लिए इक्वल टू क्या होंगे, गलत डिसीजंस। इन सब से क्या आएगा, गलत डिसीजंस आएगा। तो देखिए इसीलिए हर चीज़ डाटा की जो डेटा होता है उसकी एक्यूरेसी, इसका मतलब डेटा की एक्यूरेसी इक्वल टू पॉलिसी की एक्यूरेसी। अगर आपका डेटा अच्छा है तो आपकी पॉलिसी की एक्यूरेसी भी वैसी अच्छी निकल के आएगी। डेटा ही पुराना है, आउटडेटेड है, तो फिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। और बजट की सटीकता क्यों ज़रूरी है, लेजिस्लेटर जो होते हैं, जो सांसद होते हैं, जनता, सिटीजन्स और मीडिया, ये सब जो है इसके लिए ज़रूरी होता है, यानी कि समझदारी से बजट का एनालिसिस कर सकें, ताकि ये जो लोग होते हैं ना, लेजिस्लेटर्स, पब्लिक और मीडिया, समझदारी से, अपनी समझ बूझ से जो क्या कर सके, बजट का एनालिसिस कर सके, क्या गड़बड़ है, क्या सही है, ये सब क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब अपनी राय दे सकें, है ना। और अगर फिगर्स की डाउटफुल होंगे, मान लीजिए फिगर्स आए हैं वही डाउटफुल हैं, उन्हीं पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो कोई सही इवेल्युएशन नहीं लगा पाएगा, ये लोग सही इवेल्युएशन, मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे। जब सरकार बजट बना रही होती है
तो उसको ना जानबूझकर मतलब रेवेन्यू कम, मतलब ना तो उसको जानबूझकर कम आमदनी यानी कि मेरे पास कमाई बहुत कम हुई है ये सब दिखाना चाहिए, और ना ही ज़रूरी बात हमसे छुपानी चाहिए। जैसे कोई अगर सरकार के पास कोई बड़ा कर्जा है, कोई हिडन सब्सिडी है, या फिर कुछ भी ऐसा जो वो छुपा रही है, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। बजट को हमेशा ईमानदारी और पूरी ट्रांसपेरेंसी से है ना बनाया जाना चाहिए, एकदम सटीक जानकारी उसमें होनी चाहिए। ये अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रैक्टिसेस अनएथिकल कहलाएगी। इससे जनता और जो संसद है दोनों गुमराह होते हैं इस चीज़ से। इंडिया के अंदर क्या है, संसद में ये आरोप भी कई बार लगे हैं कि सरकार अक्सर अपनी आमदनी जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको कम दिखाती है, और खर्चे हैं जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसा दिखता है जैसे सरकार को बहुत डेफिसिट है यानी घाटा, जबकि असल में पिक्चर इतनी नेगेटिव नहीं होती है जितनी दिखाई जाती है ना। तो इससे क्या होता है, अगर इसी तरह से चलता है तो ये लोकतंत्र के फिस्कल जो एथिक्स होते हैं दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जो चीज़ है वो दिखाई जानी चाहिए। जब सरकार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को गलत तरीके से दिखाती है, जो उसका कमाई हुई है, खर्चा हुआ है, तो पूरा बजट का आउटलुक यानी जो अंदाज़ा या दिशा है वो गलत हो जाती है। न तो नीति सही से बन पाती है, जो पॉलिसी की बात हम करते हैं, न जनता को भरोसा होता है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कमज़ोर हो जाती है हमारी। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो सटीक जानकारी है वो दी जानी चाहिए। अब बजट का एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है इंटीग्रिटी, यानी कि जो ईमानदारी या सम्मान या सत्यनिष्ठा होती है वो क्या होती है। देखिए, जब सरकार भी कोई भी बजट पास करती है तो उसे लेजिस्लेचर यानी कि संसद या विधानसभा की मंजूरी लेनी होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि संसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद होती है वो जनता की प्रतिनिधि होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो लेजिस्लेचर की मंजूरी यानी किसकी मंजूरी, जनता की मंजूरी, पब्लिक की मंजूरी। इसीलिए बजट को बिना बदलाव के उसी रूप में लागू करना ज़रूरी है जिस रूप में उसे मंजूरी मिली है। ये नहीं कि अप्रूवल किसी और चीज़ का हुआ है, आप पेश कुछ और कर रहे हैं, लागू इम्प्लीमेंट कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ओके, जैसे सरकार को जो भी योजनाएं बजट में पास करवाई है, जितनी भी योजनाएं, कैसी भी योजनाएं पास करवाई हैं, उन्हें उसी रूप में पूरी निष्ठा के साथ फेथफुल्ली तरीके से लागू करना चाहिए। न यह हो कि शिक्षा के लिए मंजूरी ली हो और इन्वेस्टमेंट या यात्राओं में खर्च कर दिया, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल पे खर्च करूँगा, आप खर्च कर रहे हो गैस की सब्सिडीज़ पर। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए पैसा उठाया गया है हर पैसा उसी मतलब हेड में खर्च हो जिसका जैसे कि बजट में बताया गया है, उसी तरीके से खर्च होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बजट का वॉयलेशन, यानी इंटीग्रिटी का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ओके, फिर हम देखते हैं कि जैसे अगर सरकार बजट को वैसे लागू नहीं करती है जैसे लेजिस्लेचर ने उसको पास किया था, जैसे जो एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे लेजिस्लेचर उसको पास करती है, तो फिर वो क्या कहलाता है, जैसे सरकार और संसद के बीच क्या हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, टकराव होंगे। इससे क्या होगा, जो कैग है फिर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल फिर इस बात की जांच करेगा कि क्या पैसा गलत जगह खर्च तो नहीं हो गया कहीं, क्या पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग तो नहीं हुआ कहीं। ये फिर क्वेश्चनिंग कौन करेगा उनसे, कैग उनसे क्वेश्चन करेगा। अब हम चलते हैं बजट के टाइप्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट टाइप्स। यूजली जो नॉर्मली बजट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के बताए गए हैं। पहला है लेजिस्लेटिव। क्या होता है ये लेजिस्लेटिव बजट का टाइप, इसमें कहा गया है जब सरकार यानी एग्जीक्यूटिव, अब सरकार क्या है, एग्जीक्यूटिव, संसद यानी लेजिस्लेचर से कहती हैं कि आप बजट तैयार करो। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से कहती है कि आप बजट जो है तैयार करो, हमें आपकी मंजूरी चाहिए। और फिर संसद में एक कमेटी खुद बजट बनाती है, तो उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट। जहां बजट संसद में तैयार होता है वो लेजिस्लेटिव बजट है, यानी यहाँ सरकार सिर्फ सजेस्ट करती है पर एक्चुअल में पूरा काम संसद की टीम तैयार करती है। पूरा ये जो बजट का काम होता है कौन तैयार करती है, संसद की टीम तैयार करती है ना। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो इमेजिन करो कि किसी कॉलेज में बजट हमेशा प्रिंसिपल बनाता था।
कौन बनाता था? प्रिंसिपल बनाता था किसी कॉलेज में हमेशा बजट। पर अब जो है स्टूडेंट काउंसिल से कहा गया, एक स्टूडेंट काउंसिल है, उससे कहा गया कि आप ही जो है अब हॉस्टल, फेस्ट, लैब इन सब का खर्च तैयार करो। तो अब स्टूडेंट्स खुद ही ज़रूरतें अपनी जो नीड्स होगी स्टूडेंट्स की वो लिखेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे, क्योंकि उन्हें कह दिया गया है, खर्च एलोकेट करेंगे। तो यही है लेजिस्लेटिव बजट, जहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कहती है हमें आपकी जो है वो चाहिए कि आप ही बजट बना दीजिए। तो जब संसद खुद बजट बनाए तो संसद की पावर और इम्पोर्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जब संसद ही बजट बना रही है तो उसके पावर और इम्पोर्टेंस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अब वो सिर्फ सरकार के प्रपोजल्स को अप्रूव नहीं कर रही है, बल्कि खुद नीति बना रही है, पैसा अलोकेट कर रही है, जो मनी है उसको अलोकेट कर रही है, इसीलिए बढ़ जाती है पावर। फिर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव जो प्रिपेयर्स होती हैं, यानी कि अब क्या होता है, यह जो सिस्टम है ये संसद ही जो है इसको करती है, बजट तैयार करती है, खुद ही उसके पास मतलब खुद उसको पास भी करती है, तैयार भी खुद करती है। यानी एग्जीक्यूटिव सरकार का रोल बहुत कम हो जाता है यहाँ पर, सरकार का रोल यहाँ पर बहुत मिनिमल हो जाता है, और किसका रोल बढ़ जाता है? संसद का। तो सिर्फ एक सुझाव देने तक सीमित नहीं है यहाँ पर, सरकार तो सिर्फ एक सुझाव देगी, तो बाकी काम कौन करेगी? सारा बर्डन है संसद के ऊपर आ जाता है, लेजिस्लेचर। यहाँ जो है संसद भले ही पावरफुल हो, लेकिन प्रैक्टिकली की अगर हम बात करें, व्यवहारिक रूप में अगर देखें, तो वह हर विभाग की ज़रूरतें, खर्चे, टेक्निकल डिटेल्स जानती ही नहीं है, क्योंकि इन सब की जो पूरी जानकारी है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, संसद के पास नहीं होती है। इन सब चीज़ों की जानकारी किसके पास है? कार्यपालिका के पास। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, रेलवेज, एजुकेशन आदि, ये सब एक्चुअल नीड्स है ना, इनकी एक्चुअल नीड्स किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। इसीलिए संसद जो है थियोरिटिकली तो बजट बना सकती है, यानी कि थ्योरी के अंदर तो बजट बना सकती है, बट प्रैक्टिकली उतना एफिशिएंट नहीं होता है उसका बजट बनाया हुआ, क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानती नहीं, ये सब तो एग्जीक्यूटिव जानती है। क्योंकि लेजिस्लेचर के पास जो है फील्ड, जो ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है उसकी नॉलेज की कमी है, उसके पास उतनी डिटेल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव के पास है इतनी डिटेल। नेक्स्ट कौन सा टाइप है? ये है एग्जीक्यूटिव टाइप। अब देखिए एग्जीक्यूटिव की बात हम कर रहे थे, तो जहाँ बजट सरकार यानी एग्जीक्यूटिव बनाती है, जहाँ बजट अब सरकार खुद बनाएगी, वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, बजट तैयार कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार के विभाग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, सरकार के जितने भी विभाग होते हैं वो सब तैयार करते हैं। आप मिनिस्ट्रीज़ में देख लीजिए, कोई अफसर हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्रीज़ हो गई, फिर क्या होता है उसे कौन करता है? लेजिस्लेचर, यानी संसद या विधानसभा उसे पास कर देती है, और फिर उसी सरकार और एग्जीक्यूटिव के पास ही रहती है जितनी भी जिम्मेदारी कि वो उस बजट को अच्छे से लागू करे। वापस एक बार पास करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव ने बजट बनाया, पास करवाने के लिए किसको भेजा? लेजिस्लेचर को। वापस घूम के इन्हीं के पास आ गया वो कि भाई अब आप इम्प्लीमेंट करवा दो। स्वीकृति के लिए कहाँ गया? सिर्फ लेजिस्लेचर के पास। और जो ये तरीका है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों में अपनाया जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास भी डिपार्टमेंट्स की एक्चुअल जानकारी होती है, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास नहीं होती। एग्जीक्यूटिव जानता है कि उसको कितना खर्च करना है, ठीक है, और कहाँ करना है, कौन से एरिया में कितना रेवेन्यू आएगा, कौन सी योजना मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब एग्जीक्यूटिव के पास नॉलेज है। इसीलिए वही लोग जो है बजट बनाते हैं, क्योंकि वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, दे नो व्हाट्स देयर ग्राउंड रियलिटी। ओके, इसीलिए वो बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं ये सिस्टम प्रैक्टिकल भी है और क्या है? अकाउंटेबल भी है, जवाबदेह भी रहता है। फिर नेक्स्ट टाइप क्या आता है? बोर्ड ऑफ कमीशन वाला टाइप आ जाता है ना, बोर्ड ऑफ कमीशन टाइप। बोर्ड हो गया या कमीशन टाइप का कुछ हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में बजट कोई अकेली मिनिस्ट्री या सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाती है, कोई अकेली मिनिस्ट्री बना रही है, कोई एग्जीक्यूटिव, ये मिलके अकेले नहीं बनाते हैं, बल्कि एक बोर्ड होता है। यहाँ पर बोर्ड नाम से ही पता है, कमीशन होता है, वो बनता है, वहाँ पे बनता है बजट, जिसमें या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, सरकारी अधिकारी होते हैं, या फिर कुछ जॉइंट टीम होती है जिसमें कुछ ऑफिसर भी होते हैं, कुछ सांसद होते हैं जो विधायक होते हैं या विधायक शामिल होते हैं। मतलब एक टीम होती है, मतलब एक समूह होता है, ग्रुप होता है, पैनल होता है जो मिलकर बजट तैयार करता है। बोर्ड होता है, कमीशन होता है, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर क्या डिसाइड करना है, सिलेबस डिसाइड करना है। तो उस सिलेबस डिसाइड करने का काम अकेला प्रिंसिपल थोड़ी करेगा, एक बोर्ड होता है ना। एक जो बोर्ड होता है जिसमें कौन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, अगर वीसी है तो यूनिवर्सिटी है तो वीसी भी होगा, कुछ स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं, तो कुछ टीचर्स होते हैं, तो ये सब मिलकर यानी सिलेबस यानी बजट देख लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर, बजट मिलकर तय करते हैं। कमिटी है तो बोर्ड कमिटी है सिलेबस के ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर्स हम देखते हैं वैसे मेंबर्स। और यह सिस्टम जो है अमेरिका के कुछ स्टेट्स जैसे कि जहाँ पे नगरपालिका और म्युनिसिपल है बॉडीज़ में चलता है ये वाला सिस्टम। यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, एक बजट बोर्ड या फाइनेंशियल कमीशन बनता है, जो अलग अलग लोगों को जोड़कर बनाया जाता है, बजट बनता है, अलग अलग लोगों को जोड़कर बजट बनाया जाता है। ये एक यूनिक है थोड़ा सिस्टम जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, है ना, जिसमें एक टीम बनाकर काम किया जाता है। और मतलब अगर इसका देखा जाए तो इस सिस्टम का मकसद क्या रहता है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे कि गवर्नर हो गए, मेयर हो गए, ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको अकेला ना छोड़कर, ऐसा कि उनको अकेला छोड़ दिया आप बना लीजिए, नहीं, ऐसा ना करके क्या किया जाता है, बजट बनाने के अंदर जो है बाकी अनुभवी ऑफिसर्स जो बहुत ज़्यादा जिनके पास अनुभव है उनको शामिल किया जाता है। अकेला नहीं छोड़ा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव्स को, जिसमें आपके गवर्नर आ जाते हैं या फिर मेयर आ जाते हैं ये सब। तो इसमें बजट ज़्यादा प्रैक्टिकल बनता है, व्यवहारिक बनता है, बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है, बजट व्यवहारिक बनता है इस चीज़ से, क्योंकि पर्सपेक्टिव के साथ में बनाया जाता है, ये बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं इसीलिए। और इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हमने देखा गवर्नर, मेयर, ये सब लोग, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठी ना हो जाए, कंसंट्रेट ना हो जाए, इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। इसीलिए आसपास के लोगों को शामिल किया जाता है, बोर्ड बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, जो उसकी फाइनेंशियल डिसीजंस को चेक और बैलेंस देता रहता है, चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है लोकल लेवल्स पर, कि लोगों की मदद लेके टीम वर्क करके पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। तो इस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव को उसकी लिमिट में रखा जा सकता है बोर्ड बनाकर। हालांकि अगर हम रियलिटी में देखें ना, तो बोर्ड या कमीशन टाइप का जो सिस्टम है वह कुछ जगह है, पर आज की डेट में लगभग हर देश में सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला तरीका है ये वाला, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बजट, जहाँ सरकार खुद बजट बनाती है, ये हमने देखा। ओके, कि जो एग्जीक्यूटिव टाइप की जो बजट है वो ज़्यादातर देशों में देखा जाता है प्रैक्टिकल में, ना कि ये बोर्ड कमीशन, ये सिर्फ कुछ जगह ही एग्जिस्ट करता है। इट इज़ फेल्ट राइटली दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ द बेस्ट जज, ऐसा कहा जाता है, मतलब ये है कि ज़्यादातर देश एग्जीक्यूटिव सिस्टम को ही अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स और सेक्रेटरीट्स इसके अंदर आते हैं, को पता होता है कौन सा विभाग कितना खर्च करेगा, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, कहाँ अर्जेंट नीड है, कौन सी योजना ज़्यादा फायदेमंद है, ज़रूरी है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव ही बेस्ट जज होता है। बेस्ट जज की उपाधि किसे दी गई है, एग्जीक्यूटिव टाइप के बजट जो जिसमें बनता है। जो एग्जीक्यूटिव बजट सिस्टम है में बजट एक्सपर्ट्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रहती है, वो लोग बनाते हैं। हर देश में चीफ एग्जीक्यूटिव की मदद करने के लिए कोई डेडिकेटेड बॉडी होती है साथ ही साथ। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि यूएसए है, वहाँ पे ब्यूरो ऑफ बजट है, ब्रिटेन में ट्रेजरी है, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब मदद करते हैं, एजेंसीज है जो किन की मदद करते हैं, एग्जीक्यूटिव की मदद करते हैं। ये सब एजेंसीज जो होती हैं वह पूरे डेटा, अनुमान, नीति, एनालिसिस के साथ बजट तैयार करती है और फिर उसे लेजिस्लेचर के सामने पेश किया जाता है, जिससे क्या होता है, यूनिवर्सलिटी आती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना, एक्सपर्ट एजेंसीज इन्हें बनाती हैं इसीलिए। फिर नेक्स्ट टाइप है परफॉर्मेंस बजटिंग। ये क्या होती है परफॉर्मेंस बजटिंग? परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, जितना पैसा दिया गया उतना परफॉर्मेंस मिला या नहीं, ये देखना। जैसे सिर्फ बजट पास कर देना काफ़ी नहीं होता, उसे लागू करने के बाद ये देखना ज़रूरी है कि काम हुआ भी है या नहीं, जो लक्ष्य थे वो पूरे हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। यानी इसके लिए संसद यानी पार्लियामेंट को निगरानी रखनी पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट विजिलेंस कहा जाता है। नाम है इसका बजट विजिलेंस।
सिर्फ पैसा खर्च होए जा रहा है, हर होए जा रहा है, हमें परफॉर्मेंस मिल नहीं रही है, तो क्या फ़ायदा? ये देखना क्या कहलाता है? पार्लियामेंट्री विजिलेंस। ओके, बजट विजिलेंस जिसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भी पैसा मंजूर हुआ था वो किस काम के लिए हुआ था, जो मंजूरी मिली थी किस काम के लिए, ये देखना ज़रूरी है। उस काम का नतीजा आया या नहीं, रिजल्ट आया नहीं, यही है परफॉर्मेंस बजटिंग या कोर। इसका मतलब क्या है? पैसा लगाया गया पर रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट देखना, परफॉर्मेंस हुआ क्या उसका, ये ज़रूरी होता है। परफॉर्मेंस बजटिंग जो है को ऐसे सेक्टर्स में लागू करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है जहाँ सरकारी पैसा सीधे कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल कामों में लगाया लगता है। जैसे इंडियन रेलवेज में लगता है डायरेक्ट, हेवी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती है जैसे ये ट्रांसपोर्ट, पावर, स्टील प्लांट्स, वहाँ डायरेक्ट पैसा कॉमर्शियल पर्पज़ से लगता है। तो वहाँ ज़रूरी है ये परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि आउटकम मेज़र करना संभव होता है वहाँ पर, है ना। जैसे कितनी ट्रेन्स चली, कितने रेवेन्यू आया, कितनी जो है हम देख सकते हैं डिलीवरी टाइम पर हुई या नहीं हुई, ये सब चीज़ें वहाँ देखना पता चल जाता है। परफॉर्मेंस बजट सिर्फ ये नहीं पूछता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, बल्कि ये भी पूछता है साथ में कि काम समय पर हुआ या नहीं, आपका काम हो रहा है या नहीं, कम से कम जो खर्च में ज़्यादा आउटपुट मिला या नहीं मिला, कोई वेस्ट तो नहीं हुआ ना, कोई चीज़ बर्बाद तो नहीं हुई। फोकस क्या रहता है इसका? फोकस सिर्फ खर्च पर नहीं है, एक्सपेंडिचर पर नहीं है, एफिशिएंसी और इकोनॉमी पर भी इसका जो है एक रहता है। यानी एक्सपेंडिचर पर भी नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी पर देखा जाता है, इकोनॉमी पर इसकी नज़र रहती है परफॉर्मेंस बेस्ड की। अब देखिए कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हम देखेंगे जो परफॉर्मेंस मतलब बजट को लागू करने के लिए कुछ ज़रूरत कंडीशंस यानी शर्तें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आ जाता है एडवांस प्रोग्रामिंग। एडवांस प्रोग्रामिंग क्या है? काम पहले से लॉन्ग टर्म प्लान के साथ तय हो, पहले ही एडवांस आ गया ना, पहले ही आपका काम तय होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ तय होना चाहिए। जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कोई सिंचाई प्रोजेक्ट है, वो 5 साल पहले ही रेडी हो जाना चाहिए। फिर आता है सेकंड, क्या है? सेकंड इज मेजरेबल, यानी मेजरेबल रिजल्ट क्या है, मेजरेबल रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए, एंड क्या है उसका, जो लक्ष्य हों वो गिने जा सकें, उसको लास्ट में जो हमारे लक्ष्य हैं वो पूरे हुए हैं ना वैसे गिने जा सकें। कितने बोरवेल्स बने, मान लीजिए बोरवेल्स का है तो कितने बोरवेल्स बने, कितनी पानी की कैपेसिटी बढ़ी है, ऐसा होना चाहिए कि हम लास्ट में उसको गिन सके, काउंट कर सके, मेजरेबल हो। फिर आता है फुल कॉस्ट शोन होनी चाहिए, एंटायर कॉस्ट जो है उसमें दिखनी चाहिए, मतलब बजट में पूरे खर्चे शामिल होने चाहिए, कि दिखना चाहिए कि बजट में कहाँ क्या पैसा लगा, फुल शोन होना चाहिए, आउटले होनी चाहिए उस चीज़ की, यानी सैलरीज पता हो, मशीन्स है, मटेरियल्स, ये सब इंक्लूड होने ही चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा। फिर आता है क्लोजली मॉनिटर्ड होना चाहिए वो, यानी बजट जो है अथॉरिटी जो है पूरी तरह निगरानी करे हर चीज़ की, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट महीने में एक बार ऑडिट करे, जाकर ऑडिट कर लेना काम सही से चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर्ड, निगरानी रखना। और फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेपरेटेड होनी चाहिए, जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है वो अलग अलग होनी है, यानी कौन सा खर्च फिक्स है, कौन सा बदलता है, वो अलग से दिखे। तब क्या होगा, जैसे हमने ट्रैक्टर खरीदा है तो वो फिक्स है, उसकी खरीदी फिक्स है। फ्यूल का जो खर्च है, अब आपने ट्रैक्टर को 20 किलोमीटर चलाया या 40 किलोमीटर चलाया तो इसमें आप ये थोड़ी बताएंगे, तो एकदम फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा पेट्रोल लग सकता है, कभी कम लग सकता है, ये सब चीज़ें वेरिएबल करती रहती है, वेरिएबल है, बदलती रहती है, पर जो चीज़ फिक्स है वो अलग से दिखे, आउटले है ना होना चाहिए, फिक्स्ड खर्चों का, वेरिएबल कॉस्ट्स का, इन सब का। इंडिया में कई जैसे परिणाम उन्मुख, क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेलवेज, पब्लिक वर्क्स, एनर्जी, एजुकेशन, ये सब। तो क्या होता है, इनका टारगेट क्या है, इसीलिए मतलब टारगेट बेस्ड इनको बनाया गया है, इसीलिए यहाँ कुछ हद तक परफॉर्मेंस जो बजटिंग है वो शुरू की जा चुकी हैं, मतलब इन सब में रिजल्ट आते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड है ये सब।
ये कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, इसका क्या काम है, क्या काम था? तो 5 ईयर प्लान्स में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका परफॉर्मेंस चेक करना इनका काम था कि समय पर काम पूरा हुआ या नहीं, पैसा बचाया या बर्बाद हुआ, उद्देश्य मिले या नहीं, ये सब इनका कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स पर इनका ये काम था कि इसने बजट को पेपर से उठाकर एक्शन का टूल बनाया है या नहीं बनाया, ये था। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो कमीशन थी एआरसी, जो एआरसी 1968 का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो देते हैं, इसमें बताया गया सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि जो डिपार्टमेंट सीधे डेवलपमेंट प्रोग्राम से चला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो सीधे डेवलपमेंट प्रोग्राम से चला रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की ज़रूर अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, खर्च का हिसाब भी मिलता रहेगा और उसका असर भी ट्रैक किया जा सकेगा कि क्या उसका असर पड़ रहा है, ये सब चीज़ें। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, ये हम देखते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कैसे तैयार किया, इसका कुछ फॉलोइंग मैनर्स हैं। हम बात करते हैं स्टेप 1 की, है ना। स्टेप 1 की बात करते हैं कि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ जो उसमें हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को कैसे नाम दिया जाना चाहिए, कोड नाम दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, ताकि उसे अलग अलग ट्रैक किया जा सके, पता चल जाए। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसको क्या है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, सॉयल हेल्थ कार्ड्स, फार्मर ट्रेनिंग, इस तरह से नाम देना चाहिए जिससे पता चल जाएगा। एक्टिविटीज़ के हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटीज़ को जो है नाम ऑब्जेक्ट के तरह नाम दिया जाना चाहिए, माने उन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सके, उनके जो काम हैं उनको। इन प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ की फाइनेंशियल ज़रूरतें, कितना पैसा चाहिए, बताने के अलावा खर्चों को यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार डिवाइड किया जाना चाहिए, पैसा नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार डिवाइड किया जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट्स की क्या नीड है, यानी स्टाफ, सैलरीज, इनको क्या क्या चाहिए, इस तरह से डिवाइड करो। हर एक्टिविटी के तहत जितना पैसा मांगा गया है उनके पीछे का कारण, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइंग कारण होना चाहिए, ये लिखकर हमें समझाया जाना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, देखिए लक्ष्य, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो हमारे टारगेट्स क्या है ये हमें पता होने चाहिए। अब तक कितना हमने हासिल किया, अचीवमेंट्स क्या है हमारी, इससे ये हमें अचीवमेंट्स पता चल जाए। और उसके बाद जो वर्कलोड है, यानी कि कितना वर्कलोड है, कितने लोग कितना काम कर रहे हैं वो पता चले, पिछले सालों में की कंपैरेटिव तुलना, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को देखा जा सके, तो इससे पता चलता है। फिर क्या होता है गाइस, फिर जब ये सभी चीज़ें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग तैयार हो चुका है, जिससे इस बजट के साथ साथ डिमांड्स फॉर ग्रांट, इस बजट के साथ साथ डिमांड्स फॉर ग्रांट भी लगाई जाएंगी, यानी पार्लियामेंट से पैसा मांगना, कि हमें भाई डिमांड करना, पार्लियामेंट से पैसा मांगो कि क्या है, यानी पार्लियामेंट से हम पैसा मांग सकते हैं। ये ग्रांट्स ही उस मीडियम के रूप में काम करेंगी जिससे खर्च का नियंत्रण यानी अप्रोप्रिएशन कंट्रोल रखा जाएगा। ये जो ग्रांट्स हम मांगेंगे ये किस रूप में काम करेंगी, ये ऐसे करेंगी जैसे अप्रोप्रिएशन पे कंट्रोल रखा जा सके, ऐसे काम करेंगी। यानी बजट एक कागजी दस्तावेज है, यहाँ पे बताया गया है जो बजट है वो क्या है, एक कागजी दस्तावेज है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है एक ऐसा। बजट को एक्टिवली यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ किया जाता है पूरे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो बजट है उसको एक्टिवली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ बजट की, यानी कि बनना, बजट का बनना, फॉर्मुलेट होना, और ये तय करना कि कौन सी अथॉरिटी यानी विभाग, संस्था इस बजट को बनाएगी। कौन बनाती है बजट को, जिसमें शामिल कौन कौन होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं वो होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओवरऑल गाइडलाइंस इसमें शामिल है, प्लानिंग उसमें शामिल है। जैसे भारत में बजट बनाने की अथॉरिटी मुख्य रूप से कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बनाती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स की जानकारी लेकर पूरे देश को जो है बजट को क्या किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, पूरे देश का बजट ड्राफ्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव एक्शंस अपॉन द बजट, यानी बजट बनने के बाद उस पर संसद को भेजा जाता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव एक्शन होता है। यहाँ पर बजट पर चर्चा होती है, सवाल पूछे जाते हैं और अंत में उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है ना। इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन अपॉन द बजट,
भारत में बजट को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है, वोटिंग के बाद अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए अप्रूवल मिल जाता है, उसको अनुमोदन मिल जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द बजट, पुटिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रेवेन्यू एंड अप्रोप्रिएशन एक्ट्स इनटू इफेक्ट, यानी कि बजट पास होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, यानी जो पैसा मंजूर हुआ है, रेवेन्यू हो या अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत आता है, उसे वास्तव में खर्च किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। डिपार्टमेंट्स अब उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़क बनवाने में, किसानों को सब्सिडी देने में, स्कूल खोलने में। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री को 10,000 करोड़ मिले हैं तो वहाँ पर खर्च होंगे, तो अब हॉस्पिटल्स खोलने में, डॉक्टर्स की सैलरी देने में, वैक्सीन कैंपिंग्स चलाने में अब उसका इस्तेमाल करेगी कौन? सरकार करेगी। तो ये है 3 तरह से हम कहते हैं फेजेस में हमें देखने को मिलता है।